जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज अरोड़ा क्लासेस। और आज हम लोग जो है रिवाइज करने जा रहे हैं कैपिटल गेन। इससे पहले हम लोग पीजीपी जो है वो रिवाइज कर चुके थे और पीजीपी की रिवीजन वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखी तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। और इनकम टैक्स की आरटीपी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इनकम टैक्स का मॉक टेस्ट पेपर जो आया है वो भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो है मिल जाएंगे, उनको जरूर 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 देखिएगा। ये क्लास हम लोग लगा रहे हैं लाइव इस समय अपने एडू 91 लाइव वाले बैच के अंदर। और आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग क्लास जो है वो यूट्यूब पे दिख रही होगी। अगर यूट्यूब पे दिख रही है तो भाई कर दो जल्दी से वीडियो को लाइक। और लाइक टारगेट रखते हैं इस वीडियो का 1000 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये लाइक टारगेट जो है अचीव करा देंगे। आज कैपिटल गेन का ये पार्ट 1 रिवीजन है, इसके बाद पार्ट 2 मैं इसी वीडियो के साथ अटैच करके जो है आपको देने की कोशिश करूंगा। चलिए अब जल्दी से स्क्रीन शेयर करते हैं और बात करना शुरू करते हैं कैपिटल गेन के बारे में। सबसे पहले मुझे बताइए स्क्रीन विजिबल है या नहीं। स्क्रीन विजिबल हो गई है, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी चलिए, तो ये है सर कैपिटल गेन का चैप्टर। आपकी जितनी अमेंडमेंट्स हैं वो भी सारी यहाँ पे कवर हो रही हैं। ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स कोई डिफरेंस नहीं है। तो बिल्कुल सारे बच्चे शांत होकर बैठ के इसको देखें। एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कैपिटल गेन और पीजीपी दो ऐसे चैप्टर है जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। उनकी रिवीजन वीडियो आपको मिल रही है। आपने सिर्फ ये करना है कि इनको दो दो तीन तीन बार देख लेंगे तो सर आपका चैप्टर पूरा सेट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस क्वेश्चंस करे बिना जाएंगे तो भाई साहब बहुत दिक्कत होगी, दुख होगा आपको। इसलिए क्वेश्चन जरूर 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 करें। अगर क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है आपको हो सकती है। चलिए तो बात करते हैं कैपिटल गेन की। चार्जिंग सेक्शन, क्या सेक्शन याद रखने जरूरी है? अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो गलत मत लिख के आना। नहीं हो इज न्यूट्रल, हो जाए +1, लेकिन अगर सर गलत हो गया तो -1 याद रखिएगा। तो सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? अगर सर कोई भी प्रॉफिट और गेन हुआ किस पे, पहला कीवर्ड ट्रांसफर किया आपने, किसका ट्रांसफर किया? कैपिटल एसेट का। तो आप लोगों के लिए जो है कैपिटल गेन राइज होंगे और कैपिटल गेन उस ईयर में टैक्सेबल होंगे जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है। So if the capital asset is transferred, capital gain will be taxable in the year in which the capital asset was transferred. बहुत बढ़िया। तो कैपिटल एसेट होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेक्शन 2 क्लॉज 14 की बात करेंगे। कैपिटल एसेट मींस क्या क्या आता है सर इसके अंदर? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर और नॉट कनेक्ट विद बिजनेस और प्रोफेशन। ये सर आपसे जो है एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई मिस्टर ए के पास जो है एक प्रॉपर्टी है, वो उसके पर्सनल यूज के लिए है। अभी आप लोग चिल्लाएंगे कि पर्सनल इफेक्ट जो है कैपिटल एसेट्स नहीं होते, वो जो हम उसके एक्सेप्शन पढ़ेंगे तो बातचीत कर लेंगे। यानी कि पर्सनल यूज के लिए हेल्ड की हुई चीजें भी कैपिटल एसेट हो सकती हैं, ऑल्दो इसकी कुछ एक्सेप्शन है, वो हम लोग बातचीत करेंगे। अच्छा जी, देन उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास सिक्योरिटीज है तो वो भी जो है कैपिटल एसेट मानी जाएंगी हर केस में। इसका मैंने आपको लॉजिक जो है क्लासेस के अंदर समझाया था कि भाई यहाँ पे तो इनको हम लोग हमेशा ही क्या मान के चलने वाले हैं? कैपिटल एसेट मान के चलने वाले हैं। ओके, देन उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड की एक्सेप्शन है। स्टॉक इन ट्रेड कभी कैपिटल एसेट नहीं होगी, उस पीजीपी में टैक्सेबल होती है। पर्सनल इफेक्ट जैसे भी हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे हम लोग एक बार रीड करेंगे। पर्सनल इफेक्ट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं होती और कुछ गोल्ड रिलेटेड जो बॉन्ड्स हैं वो कैपिटल एसेट नहीं होते। पर्सनल इफेक्ट पढ़ लेते हैं क्या होते हैं। पर्सनल इफेक्ट्स मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बट इट एक्सक्लूड्स, कुछ चीजें जो पर्सनल इफेक्ट से एक्सक्लूड होती हैं। अब जरा मुझे बताइए कि ये जो चीजें पर्सनल इफेक्ट से एक्सक्लूड होती हैं बेटा, ये कैपिटल एसेट है या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, दीज आर कैपिटल एसेट, यस और नो? कम ऑन एवरीवन, यस और नो? आंसर इज यस। ये एक्सेप्शन की एक्सेप्शन है। पर्सनल इफेक्ट एक्सेप्शन था कैपिटल एसेट का और ये एक्सेप्शन है आपके पर्सनल इफेक्ट की। अच्छा जी, देन स्कल्पचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट भी इसके अंदर आ जाता है। अच्छा, फिर मैंने नीचे एग्जांपल भी दे दिया है। बर्तन, टीवी, फ्रिज, सोफा, पर्सनल मोटर कार एटसेट्रा। बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कैपिटल एसेट यस और नो? कैपिटल एसेट यस और नो? कम ऑन, वेरी गुड। खुशी, रोमा, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अच्छा जी, देन इसके बाद बात करते हैं सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड की। रूरल एग्रीकल्चर लैंड के लिए बच्चों मैंने आपको जो है अपनी बुक्स में एक चार्ट बना के दे रखा है, उससे आपको बहुत आसानी से जो है चीजें समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने देखना है क्या वो एरिया म्यूनिसिपैलिटी या कंटेनमेंट बोर्ड में आता है। हाँ, तो सर उसकी पॉपुलेशन देखेंगे। अगर पॉपुलेशन 10,000 उससे ज्यादा है तो भाई अर्बन है, अगर 10,000 से कम है तो रूरल है। अगर वो सर उसमें नहीं आता है, यानी म्यूनिसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड में नहीं आता है, तो हम क्या देखेंगे? तो हम देखेंगे म्यूनिसिपैलिटी से डिस्टेंस। पॉपुलेशन मोर देन 10,000 टू 1 लाख, विद इन 2 किलोमीटर अर्बन होगा। अगर 1 लाख से 10 लाख तक है तो विद इन 6 किलोमीटर अर्बन होगा। और अगर पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से ज्यादा की है तो भाई साहब 8 किलोमीटर जो है वो अर्बन के लिए हम लोग मान के चलेंगे और 8 किलोमीटर के बाहर जो हम लोग रूरल मान लेंगे। मार्क इट एज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये आपके एग्जाम में सर पूछ सकते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, तो प्लीज इसको कभी भी स्किप मत कीजिएगा। ये बात समझ आ गई कि नहीं? जल्दी से बता दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, इसे कोई भी स्किप नहीं करेगा। आरटीपी के अंदर भी ये आया हुआ था। फिर कुछ गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नीचे जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है आपको कैपिटल एसेट के डेफिनेशन के साथ, वो एक्सप्लेनेशन क्यों दी है? वोडाफोन के केस के चलते हुए दी थी।
कि साहब कैपिटल एसेट में जो प्रॉपर्टी वर्ड हम यूज करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में राइट इन रिलेशन टू अन इंडियन कंपनी भी जो है वो इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग द राइट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल एटसेट्रा। वोडाफोन का केस मैंने आपको बहुत से समझाया था, तो आई होप आप लोग इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। अब बात करते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग की। पीरियड ऑफ होल्डिंग हमें क्यों यूज आता है, जरा ध्यान से देखिएगा। आगे मैं बोलूंगा कि कैपिटल एसेट को जो दो फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सबसे पहली बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट, और कैसे कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो याद रखिएगा कैपिटल एसेट जो है हम लोग दो फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो अलग होता है। हम लोग ऐसा कैसे करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग के साथ। अच्छा जी, आइए जरा देखिए। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट सेक्शन 2 क्लॉज 42A में जो है वो आता है। आज तुम्हारी भाभी ने कुछ खाना जो है ज्यादा ही खिला दिया है, बट कोई बात नहीं। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की अगर बात करता हूं तो सर वहां से हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जरा देख लेते हैं क्या होता है। जहां पे सर पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो नॉट मोर देन 36 मंथ्स है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। इसका मतलब डेट ऑफ ट्रांसफर को जो हम लोग एक्सक्लूड करके चलते हैं। तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूं भाई, आपका कोई भी कैपिटल एसेट विच इज हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ्स, विच इज हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ्स इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और अगर 36 मंथ से ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ये तो हो गई सर एक जनरल बातचीत, लेकिन कुछ एसेट्स के लिए जो है ये पीरियड ऑफ होल्डिंग, जिसे मैं कट ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग बोलता हूँ, ये 36 की जगह 24 है, और कुछ के लिए 12 है। इसको बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा, एग्जाम में आपको परेशान कर सकता है। ये 5 ऐसे एसेट्स हैं जहां पे सर आपका कट ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट जो है वो 12 महीने रहने वाला है। अगर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स हैं लिस्टेड हैं, अगर सिक्योरिटीज हैं लिस्टेड हैं, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और जीरो कूपन बॉन्ड, इन पांचों के केस में याद रखिएगा कि आपका कट ऑफ पोहा कितना रहने वाला है खुशी जी, रहने वाला है 12 महीने का, यानी अप टू 12 मंथ्स। ये क्या रहेगा बेटा, अप टू 12 मंथ्स ये रहेगा आपके लिए शॉर्ट टर्म, और 12 मंथ्स के बाद ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म। फाइनेंस एक्ट 2016 ने एक अमेंडमेंट करी थी, अगर अनलिस्टेड शेयर्स हैं नॉट बीइंग अ शेयर लिस्टेड, तो उसके लिए सर ये जो कट ऑफ वो है वो 24 महीने होगा। और ऐसे ही फाइनेंस एक्ट 2017 ने एक अमेंडमेंट करी थी कि भाई सब इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ है, तो सर उसके लिए भी कट ऑफ हुआ जो वो कितना रहने वाला है 24। तो आप इसको ऐसे देखिए 36 24 12 12 24 है सर अनलिस्टेड शेयर्स के लिए, और आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ के लिए, और 12 जो है 12 किसके लिए है, 12 है सर आपके लिस्टेड शेयर्स के लिए, लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए, यूनिट्स ऑफ यूटीआई के लिए, जीरो कूपन बॉन्ड के लिए, और एक आइटम और आता था उसके अंदर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। कम ऑन चार्ली, समझ आया कि नहीं आया, कम ऑन। ओके चलिए जी, इसके बाद एक से छोटा सा पॉइंट और कि अगर कोई एसेट सर आपको गिफ्ट मिला है तो उसका पोहा क्या लेंगे, अगर वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं था। अब आप लोग अदर सोर्सेज जानते हैं, तो अगर वो गिफ्ट अदर सोर्स में टैक्सेबल नहीं था तो उसका पोहा जो है हम लोग प्रीवियस ओनर से उठा लेंगे। अगर वो गिफ्ट टैक्सेबल था तो सर उसका पोहा जो है हम लोग तब से उठाएंगे जब से आपको गिफ्ट मिला था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जानकारी वाली है, ध्यान सुनिएगा। तो आपको गिफ्ट मिला और वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, आपको गिफ्ट मिला और वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, अगर टैक्सेबल नहीं है तो साहब हम लोग प्रीवियस ओनर का पोहा उठाएंगे। अगर सर गिफ्ट टैक्सेबल है तो हम लोग, फॉर एग्जांपल मैं जल्दी से एक एग्जांपल देता हूं, आपको यहाँ पे जो है गिफ्ट मिला और इसके बाद जो है आपने यहाँ पे सेल किया, अगर ये गिफ्ट टैक्सेबल था तो आपका पोहा ये होगा, अगर टैक्सेबल नहीं था तो आपका पोहा ये होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी बताइए। बहुत ही बढ़िया, आइए सर। देन प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड ऑन लैंड परचेज अर्लियर, तो सर आपको दो कैपिटल गेन निकालने पड़ेंगे। हो सकता है सर लैंड आपकी लॉन्ग टर्म हो गई हो और आपकी जो बिल्डिंग है वो आपकी शॉर्ट टर्म हो, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों आपको निकालने पड़ेंगे। अच्छा जी, अगर कोई ऐसा एसेट है जो इनिशियली कैपिटल एसेट नहीं था लेकिन बाद में जो है कैपिटल एसेट बन चुका है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल लैंड, पहले सर आपकी रूरल एग्रीकल्चर लैंड थी लेकिन सर उसके बाद जो है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बन चुकी है, या उसका आपने यूज बदल दिया है, तो उस केस में सर आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेना है, जब से आपके पास वो एसेट था, चाहे वो पहले कैपिटल एसेट नहीं था, लेकिन तब भी हम लोग पोहा कहां से लेने वाले हैं, पोहा हम लोग लेने वाले हैं उसी समय से जब से वो कैपिटल एसेट था। अच्छा, उसी समय से जब से वो आपके पास था, लेट मी रिपीट, उसी समय से जब से वो आपके पास था। लीजिए सर, नीचे वाला पॉइंट सर उसी के साथ जो है डील करता है। आई होप आपको सिचुएशन जो है वो क्लियर हो चुकी है। रवि कह रहे हैं सर थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाओ, बाकी पब्लिक क्या बोलती है जरा मैं सुनना चाहता हूं, जल्दी से बता दीजिए। ओके ठीक है, ओके। अब आप लोग फिर से जो है बंटवारा हो चुका है कि भाई कोई कह रहा है फास्ट पढ़ाओ, कोई कह रहा है स्लो कराओ। ठीक है, तो मीडियम पेस पे चल लेते हैं, मीडियम पेस, राइट आर्म मीडियम पेस अराउंड द विकेट। ठीक है, आ जाओ सर जल्दी से। अब पढ़ेंगे सर ट्रांसफर की डेफिनेशन। ट्रांसफर है सेक्शन 2 क्लॉज 47 के अंदर। ये भी सर एमसीक्यू के आने की वजह से जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो गई है, तो इसलिए प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। आपसे पूछा जा सकता है इसमें सेल एक्सचेंज रिलिंक्विशमेंट, ये तो ट्रांसफर है, और याद रखिएगा इंक्लूसिव डेफिनेशन दे रखी है, यानी जो आम आदमी समझता है वो तो है ही, और ये भी होगा। तो सेल एक्सचेंज रिलिंक्विशमेंट
कंपल्सरी एक्विजिशन, आगे हम सेक्शन भी पढ़ेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेक्शन 45 सबसेक्शन 5, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स देयरइन, जैसे कि फोर फीचर ऑफ शेयर, मेच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ये सब ट्रांसफर की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। देन उसके बाद सर आता है हमारे पास कन्वर्जन इन स्टॉक इन ट्रेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेक्शन 45 सबसेक्शन 2, देन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आई होप आपको एग्जांपल याद होगा कि हम लोग सर प्रॉपर्टी जो है पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे बेच देते हैं, तो जो व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे प्रॉपर्टी बेच रहा है बेसिकली वो ट्रांसफर है और वो ट्रांसफर कर रहा है। अच्छा जी, देन उसके बाद बात करते हैं सर हमारी ये मेंबर्स वाली, ये आई होप आपको मेंबर्स वाली बात भी जो है वो अच्छी तरह से पता है कि भाई मैंने आपको बताया था सोसाइटी के अंदर जो फ्लैट्स होते हैं, यस डीम्ड ओनरशिप का पॉइंट भी यहाँ पे रेज कर रहे हैं रेहान, बहुत बढ़िया रेहान भाई, राइट। तो सोसाइटी के अंदर जो फ्लैट्स होते हैं सर उसकी जो है मेंबरशिप मिलती है, तो अगर आप सर उसकी मेंबरशिप बेचते हैं तो बेसिकली आप उसमें भी ट्रांसफर जो है वो कर रहे हैं। बुक मैंने डिटेल में जो है यहाँ पे लिख के समझा भी रखा है, ताकि आप अगर कभी अपने आप पढ़ना पड़ जाए, रेफरेंस लेना पड़ जाए, तो आप लोग रेफरेंस यहाँ से ले पाए। ओके, देन टैक्स रेट्स की बात करते हैं, जनरल बात करते हैं, स्पेसिफिकली 111A और 112A अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जनरल बातचीत कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो आपकी टोटल इनकम का पार्ट बन जाते हैं और उन पे स्लैब रेट लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उन पे फ्लैट 20% का रेट आता है, लेकिन उन पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। ओके, कुछ स्पेशल रेट्स और भी हैं, उनके बारे में सर हम लोग बातचीत करेंगे अपने चैप्टर के आखिरी पड़ाव में। आइए, ये है सर एक थोड़ा सा जनरल नोट, अगर सर आपको कैपिटल गेन निकालने हैं तो आपको इन सब की जानकारी जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मतलब इन सब की जानकारी आपको ज़रूर 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 होनी चाहिए। स्पीड अप ठीक है, जल्दी बता दो। ग्रेट, बहुत बढ़िया, अब सब राजी हो गए इस बात पे, बहुत ही बढ़िया सर। देन कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो कोई खास बात नहीं लिखी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, जब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है आपको, राइट। अच्छा जी, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में हम सबको पता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ऐसे ही सर हम लोग कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह क्या यूज करते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अच्छा जी, कैसे कैपिटल गेन निकाले जाते हैं, फॉर्मेट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल प्राइस मत लिख के आना, यही वर्डिंग लिख के आना, इसी वर्डिंग से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड करी हैं तो मैंने लगभग 75-80 इलिस्ट्रेशंस कराई हैं इस चीज़ के ऊपर, और हर किसी में मैंने बार बार आपको बोला है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। देन उसके बाद हमेशा बच्चों लिखने की आदत डालें, चाहे निल ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा एक्सपेंसिव और ट्रांसफर जो है वो लिखने की कोशिश जरूर 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 करें। उसके बाद आ जाता है आपके पास नेट सेल कंसिडरेशन। देन गाइज हम लोग यूज करेंगे किसका, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएंगे। अगर कोई एग्जामिशन देनी होगी तो देंगे। उसके बाद हमारे पास इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन जो है वो कंप्यूट होकर आ जाएगी। एक बात याद रखिएगा, इस पे कोआ की जगह इकोआ और कोई की जगह इकोई आ जाएगी, कोआ की जगह इकोआ, कोई की जगह इकोई। अक्षर बता भी रहे हैं कि हमने 89 एग्जांपल्स करे हैं, कोई 77 बोल रहा है, कोई 89, खैर जिसने जितने लिखे हैं बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सर आपको लॉन्ग टर्म निकालना हो तो कोआ की जगह इकोआ और कोई की जगह इकोई आ जाएगी। देन इसके बाद सर चलते हैं आगे और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पे नजर डालते हैं, ऑल्दो इसमें कुछ खास है नहीं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होती है, जो मिल रहा है या जो एंटाइटल टू रिसीव है, जो भी मिल रहा है जो एंटाइटल टू रिसीव है। और ध्यान दीजिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है वो लिखा गया है, इसका मतलब यहाँ पे आपको कंसिडरेशन इन काइंड भी मिल सकती है। एक बार ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको कंसिडरेशन इन काइंड भी मिल सकती है। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। और हमेशा याद रखिएगा मार्केट वैल्यू नहीं है, जो मिल रहा है वो है सर, या जो मिलना है वो है। हाँ, एक सेक्शन 50D इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि अगर कंसिडरेशन असर्टेनेबल नहीं है तो हम लोग जो है फेयर मार्केट वैल्यू उठा सकते हैं। याद रखिएगा, अगर कंसिडरेशन असर्टेनेबल नहीं है तो हम लोग क्या उठा सकते हैं बेटा, फेयर मार्केट वैल्यू हम लोग पिक कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे लिख लो त्रिवेदी, क्या लिखोगे जल्दी बताओ, त्रिवेदी। समझ गए क्या कहना चाहता हूं मैं, ट्रिपल ए आएगा आएगा आएगा। सर इसके चांसेस जो है ना 90% के आसपास हैं एग्जाम में। सर 10% क्यों नहीं है बेटा, रीजनेबल एश्योरेंस होती है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होती है। तो इसके चांसेस 90% है, 90%, याद रखिएगा कितने परसेंट है, 90%, सेक्शन 50C। ओके, तो इसको कोई बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा इसको, बल्कि आप ये लाइन ना पढ़े, आप सीधा यहां से पढ़े, इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड 105% ऑफ द कंसिडरेशन, देन कंसिडरेशन ही आपकी कंसिडरेशन होगी। वाह 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 वाह। इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड 105% ऑफ द कंसिडरेशन, तो भाई कंसिडरेशन ही आपकी कंसिडरेशन होगी। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 106 है और आपकी कंसिडरेशन 100 है। बताइए क्या ये 105% से एक्सीड कर रहा है, मुझे बस इतना बताइए, क्या ये 105% से एक्सीड कर रहा है? आंसर इज यस। इस केस में बेटा आप लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लोगे, ये भी बता दो जल्दी से। इस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेने वाले हो? वेरी गुड रोमा, शाबाश। यानी कि इस केस में हम लोग जो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडरेशन मान लेंगे। लेकिन अगर ये केस होता 105, 104, 103,
ऐसा कुछ केस होता तो बताइए क्या ये 105% से एक्सीड कर रहे हैं? आंसर इज कम ऑन, आंसर इज नो। इस केस में बेटा आप लोग कंसिडरेशन क्या लेके चलते? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 100 लेके चलते। तो इसको यहीं से पढ़िए, आपका गेम जो है बहुत बढ़िया बनता हुआ नजर आएगा। बस इसमें एक चीज याद रखिएगा, मुझे लगता है आईसी आपको यहाँ पे जो है परेशान कर सकता है। तो जो मैंने बोला ना त्रिवेदी त्रिवेदी, अब त्रिवेदी के अंदर भी एक त्रिवेदी है और वो ये है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप डेट ऑफ एग्रीमेंट की वैल्यू लोगे या फिर आप डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लोगे। सो आंसर इज हम लोग डेट ऑफ एग्रीमेंट की वैल्यू ले सकते हैं अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट पे या उससे पहले हमें एडवांस रिसीव हो जाए थ्रू एनी मोड। कौन सा मोड? थ्रू ओनली 4 मोड्स। और 4 मोड्स कौन कौन से हैं बेटा? नंबर 1 अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट और सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड नाउ those electronic modes are prescribed. Please go and see PGP revision video. You will find that what are the modes prescribed. Okay, ये बात समझ आई आपको? कम ऑन कम ऑन, ये बात समझ आई? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा। अच्छा, देन गाइज एसएससी क्या एओ के पास जा सकता है? आंसर इज यस, एओ के पास जा सकता है, एओ से वीओ के पास ले जा सकता है। अगर वीओ ने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा बता दी तो भाई साहब आपकी सेल कंसिडरेशन कितनी रहेगी? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। वीओ ने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम बताई तो जो वैल्यू किसने बताई? वीओ ने बताई। आई होप क्लियर है। कम ऑन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीन तीन, समझ लो ये 3 बातों में पूरा सेक्शन सर हमने कवर कर दिया है, इतना बड़ा और इतना इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस लगता है। एंड नीडलेस टू से बेटा ये 50C सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है? बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड बिल्डिंग और बोथ, एलबीबी बीइंग लैंड बिल्डिंग और बोथ, उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल है। इसे और किसी चीज में मत लगा के आ जाना। क्लैरिटी है? बोलिए। देन एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, जो भी खर्चा सर आपने ट्रांसफर के लिए किया वो सर हम लोग जो है आपको डिडक्ट करने का मौका देते हैं। एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा गाइज, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर हम लोग डिडक्ट करने का मौका देते हैं आपको। एक्सपेंस ऑन परचेज जो होगा, जो परचेज करते समय आपने पे किया है वो आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। वो आपकी कॉस्ट में, कोआ में, वेरी गुड बिस्वजीत, शाबाश, वो आपकी कॉस्ट में जो है वो ऐड हो जाता है। और जो ट्रांसफर का होता है वो आपके फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से माइनस कर देते हैं ताकि हम लोग क्या निकाल पाए? नेट सेल कंसिडरेशन निकाल पाए। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है सर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो वैसे सिंपली जो भी पैसा आपने पे किया सर वो है आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या आपने कोई खर्चा किया उसको अपने अपना बनाने के लिए, उनको अपना बनाने के लिए आपने जो भी खर्चा किया है वो भी आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, राइट। उसके बाद ध्यान रखिएगा, अगर सर आपने इंटरेस्ट भी पे करा है, आपने इंटरेस्ट भी पे किया ऑन मनी बोरोड, तो भी सर वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, अगर आपको कोई चीज गिफ्ट में मिली थी तो कोआ क्या होगी? प्रीवियस ओनर की कोआ विल बी योर कोआ ओनली इफ द गिफ्ट वाज नॉट टैक्सेबल। एक एग्जांपल क्विकली, फादर ने खरीदा था 100 रुपए का, सन को दे दिया, फादर ने खरीदा था 2001 में, 1/4/2001 को 100 रुपए का, सन को दे दिया 2010 में, तब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू चल रही थी 5,000 रुपए, और सन ने सर आगे जाके जो है उसको बेचा 2020 में 10 लाख रुपए का। सन की कोआ क्या होगी? सन की कोआ क्या होगी? कम ऑन टेल मी। 100, वेरी गुड, शाबाश। क्यों बेटा? बेटा जब सन को मिला था तब ये टैक्सेबल हुआ ही नहीं था। अगर जब सन को मिला था और तब टैक्सेबल हो जाता, फिर से सन को मिला था अगर टैक्सेबल हो जाता, मतलब यहाँ पे ये फादर की तरफ से गिफ्ट ना आ रहा होता, किसी XYZ की तरफ से गिफ्ट आ रहा होता मान लेते हैं, तो भाई जब सन को मिलता तो टैक्सेबल होता, और सन के हाथ में जो अमाउंट टैक्सेबल होता और सन ने जो पैसा दिया होता, उन दोनों को मिला के जो पैसा दिया होता और जो अमाउंट टैक्सेबल होता, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन की केस की बात भी कर रहा हूँ, विदाउट कंसिडरेशन की केस की बात भी कर रहा हूँ अदर सोर्सेज के चैप्टर से, तो यहाँ पे सर इसके जो है ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाती। कम ऑन गाइस, ये बात समझ आई? ये बात समझ आई कि नहीं आई? कमाल की चीज है बच्चों, कमाल की। अब अदर सोर्सेज भी साथ साथ आपका यहाँ पे हल्का फुल्का रिवाइज करा रहा हूँ गिफ्ट वाला पार्ट। आइए देन इसके बाद से चलते हैं, अगर कोई एसेट आपने 1/4/2001 से पहले एक्वायर किया है तो गवर्नमेंट कहती है नो प्रॉब्लम, इफ एनी एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 देन यू हैव द ऑप्शन फॉर टेकिंग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 और द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। गवर्नमेंट ने सिर्फ ऑप्शन दिया था, हम टीचर्स ने मिलकर उसके आगे एक वर्ड और लगा दिया, विच एवर इज, कम ऑन, खुशी डांट खानी, खुशी खुशी अमलानी डांट खाओगी, विच एवर इज, कम ऑन, हायर, विच एवर इज हायर, राइट, क्योंकि हमारे लिए फेवरेबल वही होने वाला है, क्योंकि जितनी हाई हमारी कॉस्ट होगी उतना कम हमारा कैपिटल गेन निकलेगा। अच्छा, ये ऑप्शन जो है एफएमवी वाला डेप्रिशिएबल एसेट के केस में एप्लीकेबल नहीं है, और ना ही सीधा के केस में, व्हाट इज सीधा? स्पेसिफाइड इंटेंजिबल एसेट्स, स्पेसिफाइड इंटेंजिबल एसेट्स के केस में भी ये एप्लीकेबल नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। कम ऑन कम ऑन। अच्छा,
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर सीता के केस में एक तो हमारे पास 1 for 2001 वाला ऑप्शन नहीं है, और सीता के केस में आपको देखना पड़ेगा परचेज थे या सेल्फ जनरेटेड थे। अगर परचेज थे तो इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, परचेज प्राइस। सेल्फ जनरेटेड थे तो इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, जीरो। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, अगर गुडविल ऑफ बिजनेस है, अगर गुडविल ऑफ बिजनेस है तो जीरो होगा अगर सेल्फ जनरेटेड है। लेकिन अगर गुडविल ऑफ प्रोफेशन है बेटा, तो इनडिटर्मिनेट रहेगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपके कैपिटल गेन्स निकल ही नहीं पाएंगे, नो कैपिटल गेन्स विल बी देयर। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। कम ऑन, कम ऑन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। आइए, सो एक बार क्विकली बात कर लेते सर हम लोग किसके बारे में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सीता के बारे में। तो अगर परचेज है तो परचेज प्राइस, और अगर सर परचेज नहीं है तो सेल्फ जनरेटेड है, तो फिर हम क्या मान के चलेंगे, निल। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो भी सर आपने अपने एसेट पे खर्चा किया है उसको मेंटेन करने के लिए, वो हम मान लेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, राइट। अब ध्यान सुनिएगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट से अगर बात करता हूं सीता के केस में, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर बात करता हूं सीता के केस में, तो हम लोग हमेशा इग्नोर करके चलते हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद बात करता हूं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर 1 for 2001 से पहले इग्नोर, 1 for 2001 से पहले इनकर हुई है, तो हम उसको भी क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। दो केस में इग्नोर करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले बेटा क्या, सबसे पहले हम लोग इग्नोर करते हैं उस केस के अंदर जिस केस में हमारे पास सीता होते हैं। दूसरा हम लोग इग्नोर करते हैं कब, जब हम इग्नोर करते हैं जब 1 for 2001 से पहले जो है आपने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर करी हो। क्या प्रीवियस ओनर ने अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर करी तो हम कंसिडर कर सकते हैं, आंसर इज यस। अगर गिफ्ट वगैरह वाला केस है तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपको गिफ्ट मिला था और वो गिफ्ट टैक्सेबल हो गया था, तो भाई साहब अब प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है वो कंसिडर हम लोग नहीं करने वाले हैं। आई होप ये बात समझ आ गई है। कम ऑन, ग्रेट। आइए जी, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करते हैं, तो बहुत बढ़िया है सर। आपने पहले खर्चा किया था, आज सर जो है इन्फ्लेशन की वजह से भी उसके अंदर कुछ राइज आ गया होगा, तो जो इन्फ्लेशन की वजह से जो राइज है उसको हम लोग कॉम्पनसेट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जो है इंडेक्सेशन बताई गई है। इंडेक्सेशन शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, कम ऑन, शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए, या दोनों के लिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और बोथ। आंसर इज लॉन्ग टर्म ओनली, शाबाश, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, अगर ये आपने सही भी बताया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया नालायक को। अच्छा, आ जाओ, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं, हमारी जो कोआ होती है उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सीआईआई ऑफ द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड, सीआईआई ऑफ द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड। फिर उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, सीआईआई ऑफ द ईयर इन विच द एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी, फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी, और 2001 2002 विच एवर इज लेटर, कम ऑन, विच एवर इज लेटर। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आप देखिएगा, यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। कंफ्यूजन ये रहती है कि सर अगर फादर ने सन को गिफ्ट दिया था, फादर ने मान लेते हैं सर खरीदा था 2001-2 में, सन को गिफ्ट दिया 2010 में, सन ने बेचा 2020 में, तो यहाँ पे सन की कोआ क्या होगी, फादर वाली, सन का पोहा कहाँ से होगा, फादर से, इंडेक्सेशन कहाँ से होगी, इसको लेकर सर कंफ्यूजन है। कई लोग सर फादर से करते हैं, कई लोग सन से करते हैं, ये बात समझ आई, कई लोग फादर से करते हैं, कई लोग सन से करते हैं। हम लोग सर कुछ भी करके आए, वहां पे सर ऑल्टरनेटिव व्यू जो है हम लिख के आएंगे। वेरी गुड रेहान, शाबाश, छा गए। मंजुला जय शाह का केस जो है आप लोग कोट करके आ सकते हैं, जैसे रेहान भाई ने अभी यहाँ पे बताया, अमित तुम्हार छिन छिन छिन, सुना है कि नहीं सुना तुमने मंजुला, आ जाओ जी। देन तो इस बात को आपने याद रखना है सर, यहाँ पे बिल्कुल भी किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। मैं अगर आपको सजेशन दूं तो मैं आपको सजेशन दूंगा आप सन वाला करके आइएगा, नीचे ऑल्टरनेटिव व्यू लिख के आ जाइएगा। क्यों सन वाला क्यों करके आएंगे, सन वाला क्यों करके आएंगे, कोई बताएगा? क्योंकि आईसीए ने किया भैया, आईसीए बोले उल्टा लटक 5 नंबर दूंगा, तो क्या स्टेप 1 क्या होगा, कम ऑन, स्टेप 1 क्या होगा उस केस में, उल्टा लटकेंगे और भाई से 5 नंबर ले लेंगे। चलिए, आई होप ये बात जो है आपको समझ आ चुकी है। कम ऑन, आपने, कई बच्चे पूछते हैं सर ये हमें याद करना है कि नहीं, तो बेटा बेस ईयर का याद कर लो 100 और करंट ईयर का याद कर लो 289। बाकी सर आपको जो है आईसीआई वाले ये सीआईआई प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत लॉजिकल भी है। चलो, कहीं तो इन्हें ऐसा लगता है कि बच्चों को रटने की जरूरत नहीं है। आओ, नहीं तो सोचो आईसीआई बोलते भाई ये भी रट के आना है आपने, तो आधे बच्चे तो वहीं धाराशायी होते, कहते पूरा इनकम टैक्स छोड़ो, पहले इसको रटेंगे। नाउ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट सर। अच्छा, एक बात बताओ, 2019-20 मैंने एक एसेट बेचा है, 2018-19 से मैंने उसमें एक इंप्रूवमेंट कराई थी, और एसेट मैंने जो है खरीदा था 2010 में। ये इंप्रूवमेंट जो है लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है? ये 18-19 वाली इंप्रूवमेंट जो है लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, जल्दी बताओ। फंस गए तुम लोग। इंप्रूवमेंट का पोहा कब देखा, कब देखने को कहा मैंने आपको?
इंप्रूवमेंट का पोहा मैंने कब देखने को कहा? मैंने आपको इंप्रूवमेंट के लिए कभी बताया ही नहीं कि शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। बस ये इंप्रूवमेंट सर कभी की भी हो, हमें तो भाई इसमें इंडेक्सेशन जो है वो करनी ही पड़ेगी। यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता था। कई बच्चे से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई करने लग जाते हैं, जिसका कोई भी फायदा दूर-दूर तक नहीं है। बात समझ आई? कम ऑन, येस और नो? येस और नो? अच्छा, इसकी 18-19 की इंडेक्सेशन होगी क्या? आंसर इज येस। इवन बच्चों अगर 19-20 में भी इंप्रूवमेंट करी होगी ना, तो भी मैं तो लिख के इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ही लिख के आऊंगा। अपनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा CII ऑफ द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड डिवाइड बाय CII ऑफ द ईयर इन विच द इंप्रूवमेंट टुक प्लेस। राइट, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सर 289 ही हो जाएगा। तो बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई विल बी इक्वल टू कोई, स्टिल आई हैव टू शो कोई। ये बात समझ आई ओई कि नहीं ओई? कम ऑन। ऐसा नहीं है उज्जवल, मतलब कभी भी वो इंडेक्स करना ही है भाई, एसेट लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अगर एसेट लॉन्ग टर्म नहीं है तो थोड़ा ना इंडेक्सेशन होगी। हाँ जी, ये बात सबको क्लियर है ना? एसेट लॉन्ग टर्म होगा तभी भाई इंडेक्सेशन होगी। शॉर्ट टर्म के केस में थोड़ा ना आप इंडेक्सेशन कर दोगे इसको। चलिए आइए, तो ये हो गया सर हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। एंड सर ऑब्वियसली आपके 142,000 वाली से पहले हमने इग्नोर करना है, प्रीवियस ओनर वाली को हम कंसिडर करेंगे अगर गिफ्ट टैक्सेबल नहीं था। फॉर्मूला है मैंने आपको लिख के बताई दिया, वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आइए सर, अब बात करते हैं शेयर्स के केस में। शेयर्स के केस में आपने याद रखना है, ब्रोकरेज पेड वाली आपका कॉस्ट का पार्ट बनेगी, सेल वाली आपका एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर होगी। एसटीडी की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होती है, याद रखना है आपने। अगर सर पीजीबी की बात करूं तो सेक्शन 36 में आपको जो है एसटीडी की डिडक्शन मिल जाती है, अगर सर आप वहां पे जो है सिक्योरिटीज में ट्रेड कर रहे हैं, यानी उसको आप एज अ स्टॉक एंड ट्रेड यूज करते हैं, एज अ बिजनेस दिखा रहे हैं। ओके, अदरवाइज सर कैपिटल गेन में एसटीडी की ट्रीटमेंट क्या होती है बेटा? कुछ भी ट्रीटमेंट जो है वो नहीं होती है। ये बात याद रखेंगे नहीं रखेंगे? जल्दी बता दीजिए मुझे। आ जाओ जी। देन उसके बाद फॉरफीचर ऑफ शेयर मैंने आपको बता दिया। फॉरफीचर ऑफ शेयर इज अ क्लियर कट एग्जांपल व्हिच इज फॉलोइंग स्क्वायरली इन द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसफर, यानी वो भी टैक्सेबल होता है। ऑब्वियसली बात है सर, इसके केस में आपको लॉस ही होने वाला है, क्योंकि जब फॉरफीचर होता है तो आपको कोई पैसे मिलते नहीं है, बल्कि आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चली जाती है। ओके, देन अगर डिपॉजिटरी के पास शेयर है तो याद रखिएगा बेनिफिशियल ओनर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हमारे बल्कि सारे शेयर्स ही डिपॉजिटरी के पास हैं, हम तो सिर्फ कौन है बेटा? बेनिफिशियल ओनर है। कॉस्ट निकालनी पड़ जाएगा सर शेयर्स के आपको, तो फीफो फॉलो करेंगे। आई होप फीफो आपको पता है व्हाट इज फीफो बेटा? कम ऑन टेल मी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हम लोग फॉलो करने वाले हैं। अच्छा, स्वेट इक्विटी शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? वेरी सिंपल। देखिए, जब कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स देती है तो बेटा सैलरी हेड में वो टैक्सेबल भी होता है। सैलरी हेड में टैक्सेबल कैसे होता है? फेयर मार्केट वैल्यू जो चल रही थी माइनस आपसे जो चार्ज किया गया था, उसका जो बैलेंस आया था वो आपके हाथ में जो है टैक्सेबल हो जाता है। इन शॉर्ट में बोल सकता हूं कि भाई शेयर का जो प्राइस था वो आपके हाथ में वो टैक्सेबल कर देते हैं। राइट, अब वो जो प्राइस आपके हाथ में टैक्सेबल हुआ था, वो सर हम लोग क्या मान के चलने वाले, जितना पैसा आपने दिया था प्लस जो आपके हाथ में टैक्सेबल हुआ था, वही आपके लिए क्या बन जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कम ऑन, कम ऑन, ये बात क्लियर है कि नहीं? सो बेसिकली अब ये भी बोल सकते हैं कि जो फेयर मार्केट वैल्यू ली थी परक्विजिट के पर्पस के लिए, वो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। राइट शेयर वाले को सर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आएगा, परेशान करेगा, बहुत ज्यादा रुलाएगा। ओके, और जो पढ़ के नहीं जाएगा वो बहुत पछताएगा, अपना टाइम आएगा। राइट, सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर्स। देखिए, आपने ओरिजिनल शेयर खरीदे थे 100 रुपए के, उनकी कॉस्ट तो 100 रुपए रहेगी। उसके बाद सर कंपनी ने राइट इशू निकाला और बोला कि हम लोग 80 रुपए पे आपको शेयर दे रहे हैं, और आपने सर 80 रुपए देके उनसे शेयर ले लिए, तो आपके राइट इशू की कॉस्ट कितनी है? 80 रुपए है। अच्छा, आपने क्या किया? आपने सर वो शेयर खुद नहीं लिया, आपने लेटर ऑफ राइट जो है बेच दिया। लेटर ऑफ राइट की, कम ऑन, लेटर ऑफ राइट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी मुझे बता सकते हो? लेटर ऑफ राइट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वेरी गुड रोमा, हीरल, जानवी, रवि, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। उज्जवल, वेरी गुड। जीरो, जीरो होगी, अब सबने बता दिया, वेरी गुड। लेटर ऑफ राइट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी जीरो होगी, तो सर उसके बाद जो भी आपको मिलेगा वो सारा का सारा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो बन जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली सर 1 साल से कम का टाइम होगा आपके उसको बेचने के लिए। अगर 1 साल से ज्यादा होता तो भाई क्या ही बात थी। ओके, अच्छा जी। उसके बाद गाइज एक बात और बताना चाहता हूं, जिस बंदे ने आपसे लेटर ऑफ राइट खरीदा है उसके लिए कोआ क्या होगी? तो मान लेते उससे उसने आपसे 5 रुपए का लेटर ऑफ राइट खरीदा है और 80 रुपए कंपनी को पे करे हैं, तो उसके लिए हर शेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 85 हो जाएगी। वेरी सिंपल, क्या बात है, तुम्हारा रिएक्शन टाइम एमएस धोनी से भी तेज होता जा रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गाइज, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आइए, आ जाओ जी। लाइव क्लास में यही मजा आता है, फीडबैक साथ साथ मिलता रहता है। देन बोनस शेयर, बोनस शेयर की सर कॉस्ट वैसे तो निल होती है, याद रखिएगा, लेकिन बोनस शेयर के केस में सर आपके पास 142,001 से अगर पहले खरीदे हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एफएमवी ले सकते हैं, और ऑप्शन है तो सर आप एफएमवी जो है जरूर 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 लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है 100 शेयर थे टीसीएस के, आपको 1995 में मिले थे, पता नहीं आप में से आधे लोग 1995 में पैदा भी नहीं होंगे, बट मान लेते हैं आपको 95 में जो है वो बोनस आपको जो है मेन शेयर थे आपका 100। उसके बाद कंपनी ने 1:1 रेशियो में जो है शेयर आपको अलॉट कर दिए, मान लेते हैं 2000 में। अब से 2001 में जब आप आएंगे या उसके बाद 2020 में जब आप बेचेंगे, तो पूरे के पूरे 200 शेयर की जो है आप लोग जो है कॉस्ट ले सकते हैं, द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। आई होप ये बात क्लियर है आपको। कम ऑन, कम ऑन।
कम ऑन गाइस, एक छोटी सी बात मैं आपको बीच में बोलना चाहूंगा यार, ऑल दो रिवीजन वीडियो है, बट मैं आपको कैसे समझाऊं कि भाई अगर आप लोग इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो तो आप बहुत कुछ खो रहे हो, बहुत कुछ आप लोग दिक्कत में आने वाले हो। तो प्लीज जैसे आपके एग्जाम खत्म हो, इन्वेस्टिंग करना शुरू करें। मैं आपको सिखाऊंगा एक एक चीज। मेरा खुद का भांजा है भाई, मैं उसको भी सिखा रहा हूँ कि कैसे जो इन्वेस्टिंग करनी है। मेरी खुद की 2 डॉटर्स हैं, जो बड़ी वाली है वो 7 साल की है, उसके साथ मैंने वीडियो सीरीज बनाई है कि क्यों सर इन्वेस्टिंग का फायदा कैसे हो सकता है, और जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना जल्दी सही है। अगर आप अभी 18 साल के, तो मैं आपको बता दूं कि आप 18 साल लेट हो चुके हैं। आइए, अच्छा जी, तो इस बात के साथ सर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। बोनस शेयर्स का मामला आई होप क्लियर हो गया है। अगर ये वाला भी पॉइंट समझ लीजिए, बहुत आसान है। तो आपके पास सर किसी कंपनी के डिबेंचर थे, वो कन्वर्ट हो गए, जो आपको शेयर मिल रहे हैं, तो डिबेंचर की जो कॉस्ट थी वही सर आपके शेयर्स की कॉस्ट होगी। डिबेंचर्स का जो पोहा है वहीं से काउंट होगा। 2016 में आपने डिबेंचर लिए थे, 2020 में आपको शेयर मिल रहे हैं, तो पोहा सर आपका 2016 से होगा। 100 रुपए का डिबेंचर लिया था, आज पूरा डिबेंचर कन्वर्ट होकर आपको शेयर मिल रहा है, तो शेयर की कॉस्ट ऑफ जो है वो 100 रुपए होगी। अगर डिबेंचर पार्टली कन्वर्ट हो रहा होता, मान लो 100 रुपए का डिबेंचर आपने लिया था, आज पार्टली कन्वर्ट होकर आपको जो है 10 शेयर मिल गए हैं, तो उन 10 शेयर की कॉस्ट जो है वो 50 रुपए रहने वाली है। पोहा कहां से लेंगे, जब से आपको डिबेंचर मिला था। बहुत ही समराइज वे मैंने आपको समझा दिया। ये बात समझ आई कि नहीं है, जल्दी बता दीजिए। पढ़ाते पढ़ाते बोलते बोलते एकदम मोक्ष की उपलब्धि हो जाती है भाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो चुका है जब मैं ऐसी चीजें पढ़ा रहा होता हूँ। आई होप आपने भी इंजॉय किया इस चीज को। कम ऑन, बहुत ही बढ़िया। आइए, देन इसके बाद से पोहा वाले भी जो है, पोहा वाली पॉइंट पे हमने चर्चा कर ही लिया है। पोहा वाला पॉइंट आता कहाँ से, उसको भी जरा एक बार रेफर कर लेते हैं। हमारे पास एक सेक्शन है, सेक्शन 47। सेक्शन 47 बोलता है भाई साहब, ट्रांजैक्शन विच विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। और वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई अगर आपने डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट किया, तो हम लोग उसको जो है ट्रांसफर नहीं मानने वाले हैं। कम ऑन, हम लोग उसको ट्रांसफर जो है नहीं मानने वाले हैं। और इसी कारण सर पोहा भी पुराना, कोहा भी पुराना। आइए, देन प्रेफरेंस शेयर के साथ भी बिल्कुल सेम केस है। आपके पास प्रेफरेंस शेयर थे, आप उसे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा रहे हैं, तो ध्यान सुनिएगा, जब आपने प्रेफरेंस शेयर लिए थे वहां से पोहा, जितने का आपने प्रेफरेंस लिया था वही आपकी कोआ। अच्छा जी, देन उसके बाद बात करते हैं सर हम लोग किस पे, बायबैक पे। बायबैक बच्चों इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, अमेंडमेंट आई हुई है इसके अंदर, हम लोग सर अमेंडमेंट भी कवर करके जाने वाले हैं, सो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा इसको। सेक्शन 46A बायबैक से डील करता है, और बायबैक में अमेंडमेंट क्या है, अब चाहे लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड कंपनी हो, एज पर सेक्शन 115QA बायबैक के केस में टैक्स जो है किसको देना पड़ेगा, कमॉन कमॉन, किसको देना पड़ेगा, नविद पिटाई खाओगे भाई, पिटाई खाओगे, कंपनी डांट लगेगी नविद, नविद तुम्हारी, कंपनी को देना पड़ेगा बेटा, अब चाहे लिस्टेड है चाहे अनलिस्टेड है, प्लीज ध्यान रखिए। यहां मैंने लिख दिया, इट मींस दैट लेवी इज नाउ एक्सटेंडेड टू शेयर्स लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इन अदर वर्ड्स, the listed companies are now liable to pay buyback tax on the distributed income on buyback on its own share from its shareholder। कितना परसेंट टैक्स दोगे, कम ऑन, ये बताएगा कोई मुझे, कितना परसेंट टैक्स दोगे, बताया है क्लासेस में, देखते हैं किसको याद है। 20% का टैक्स है साहब, 20% का, उसके ऊपर 12% का सरचार्ज लग जाएगा। ठीक है, हाँ सेस वगैरह भी आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, 4% का। चलिए, तो ये आई होप आपको जो है बात समझ आ गई है। ये अमेंडमेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती है, प्लीज इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, मत करिएगा, मत करिएगा, मतलब मिस मत करिएगा, कहीं ऐसा सोच लोगे, मत करिएगा। आ जाओ जी, उसके बाद बात करते हैं स्पेशल सेक्शन की। बहुत ही मजेदार सेक्शन है सर ये, सेक्शन 45(1)A। सेक्शन 45(1)A क्या बोलता है, अगर आपको पैसे मिल रहे हैं या कोई एसेट मिल रहा है, और आपने मतलब आपका कोई एसेट था वो डिस्ट्रॉय हुआ, उसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं, या फिर एसेट मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, तो जो पैसे मिल रहे हैं, जो पैसे मिल रहे हैं या फिर जो एसेट मिल रहा है सर, वो आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। पैसा मिल रहा है तो पैसा, और एसेट मिल रहा है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को हम लोग क्या मान लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे, और आपका अकॉर्डिंगली जो हम कैपिटल गेन कंप्यूट करके आपको हाथ में दे देंगे, और आपको उस पर जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। किस किस वजह से डिस्ट्रक्शन हो सकती है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हैं सर। कोई नेचुरल प्रॉब्लम आ गई, दंगे फसाद हो गए, एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन, या फिर पाकिस्तान ने हमला किया या हमने पाकिस्तान को जो है जवाब देना चाहा, उस बीच में कुछ अगर दिक्कत हो गई, तो सर आपके कैपिटल गेन जो है वो कैलकुलेट होंगे। बट यहाँ पे सबसे खास बात क्या है, याद रखिएगा, 45(1) बोलता था कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड। मजे की बात, ये सेक्शन ट्रांसफर का नाम ही नहीं लेता है, प्लीज ध्यान समझिएगा, ये सेक्शन ट्रांसफर का नाम ही नहीं लेता है। मुझे लगता है कि सर ये एक सेकंड चार्जिंग सेक्शन है एक तरीके से। ये तो बोलता है सर आपकी टैक्सेबिलिटी कब बनेगी, इन द ईयर इन विच द कॉम्पनसेशन इज रिसीव, इन द ईयर इन विच द कॉम्पनसेशन इज रिसीव। देखिए, रिसिप्ट ऑफ मनी और अदर एसेट शेल बी टैक्सेबल एज कैपिटल गेन्स, राइट। तो याद रखिएगा, आपने को जब भी आपको सर पैसा मिलेगा तब रिसीव, ओके, रिसीव पे फोकस है यहाँ पे। अच्छा जी, फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन मैंने आपको बता दिया, ईयर ऑफ टैक्सेबल प्रीवियस ईयर इन विच द सच मनी और एसेट इज रिसीव। अगर एसेट डिस्ट्रॉय हुआ, इंश्योरेंस था नहीं, या फिर इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन नहीं मिली, तो सर ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। इनकम टैक्स वाले बहुत चालू हैं, क्योंकि अगर हो जाता तो सर आपका कैपिटल लॉस बन जाता, आप फिर जो है उसे क्या कर सकते थे, आप लोग जो है फिर उसे
यूज कर सकते हैं सेट ऑफ के लिए। अच्छा, इंडेक्सेशन कहां तक होगी? कम ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडेक्सेशन कहां तक होगी? जिसमें डिस्ट्रक्शन हुई या जिसमें आपको कॉम्पनसेशन मिली? बताओ। बहुत ही बढ़िया, डिस्ट्रक्शन के ईयर तक होगी, डिस्ट्रक्शन के ईयर तक। बीच में किसी ने कॉम्पनसेशन लिखा, पाप चढ़ेगा तुम्हें बेटा, पाप चढ़ेगा। हाँ जी, जब क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, तब तक आपका क्या होने वाला है, इंडेक्सेशन होने वाला है। आइए स्टॉक एंड ट्रेड वाले सेक्शन पे चलते हैं सर। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये सर इस चैप्टर का एक और त्रिवेदी क्वेश्चन है, एक और त्रिवेदी क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, तो इसको कोई मिस नहीं करके जाएगा, पेपर में करके आएगा और अपना टाइम आएगा। चलो भाई, सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है कि सर आपके पास जो है कैपिटल एसेट था, आपने उसे स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो आपका कैपिटल गेन अराइज तो तब हो जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में आपने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन टैक्स आपसे तब लेंगे जब आपका वो स्टॉक एंड ट्रेड आके बिजनेस में बिक गया। यहां पे ध्यान दीजिएगा। और आपने जो है गोल्ड खरीदा था, मान लेते हैं 2010-11 में, आपने उसे कन्वर्ट कर दिया स्टॉक एंड ट्रेड में 2016-17 में, लेकिन सर वो आपके शोरूम से बिका 2019-20 में, तो टैक्सेबिलिटी 2019-20 में आएगी। ट्रांसफर कब हो गया था? 2016-17 में, जब भी कन्वर्ट किया था तब हो गया था। इंडेक्सेशन 2016-17 तक, लेकिन टैक्सेबिलिटी 19-20 में, ये बात याद रखेंगे। और 19-20 में मित्रों एक चीज आपको और बता दूं कि एक इनकम और टैक्सेबल होने वाली है अंडर दी हेड पीजीबीपी। आपके गोल्ड की वैल्यू मान लेते हैं, आपने जो 1000 रुपए का खरीदा था, जब आप कन्वर्ट कर रहे थे तब वो जो है 50,000 रुपए का था, और आपने आगे जाके उसे 19-20 में जो है 80,000 रुपए का बेचा। तो पीजीबी के अंदर 80-50, यानी एफएमवी जो थी, एफएमवी एज ऑन दी डेट ऑफ कन्वर्जन, वो पीजीबी के लिए कॉस्ट बन जाएगी। 80-50 30,000 पीजीबी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा, और 50,000 माइनस 1,000 सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन होगी, मैं कर नहीं रहा हूं। 50,000 माइनस 1,000 सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। इंडेक्सेशन कहां तक होगी ये बताइएगा, 16-17 तक या 19-20 तक? इंडेक्सेशन कहां तक होगी? कम ऑन, 16-17 तक, शाबाश, बहुत ही बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया सेक्शन है सर। एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आईसीए के मॉड्यूल में अगर आपको इसके क्वेश्चन मिले तो सर बिल्कुल एकदम भूखे भेड़िए की तरह इसके ऊपर छलांग लगाइएगा और इसके क्वेश्चंस को खा लीजिएगा अच्छा से चबा के। ओके, आ जाओ, चलो जी। इसके बाद सर एक नया अमेंडमेंट आया है, ऑल्दो सर हमने जो है इसे पीजीबी के अंदर कवर कर दिया था। तो देखो भाई, कैपिटल एसेट को स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट करते थे तो 45(2) लगता था, लेकिन स्टॉक एंड ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते थे तो कोई सेक्शन नहीं लगता था। फिर ये लेके आए 28 वाया, 28 वाया, इसे मैं 28 वाया बुलाता हूं, 28 वाया, VIA। ओके, 28 वाया में क्या बोला गया? 28 वाया में बोला गया कि देखो भाई, बात ऐसी है, अगर आप लोग जो है अपने स्टॉक एंड ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हैं, तो स्टॉक एंड ट्रेड की जो भी एफएमवी है एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, वो आपके पीजीपी हेड के अंदर जो है टैक्सेबल हो जाएगी। एक बच्चे ने बोला सर इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस नहीं करेंगे क्या? बेटा, तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप लोग पीजीपी हेड में पहले ही डिडक्शन ले चुके होंगे, परचेजेस जब आपने दिखाई होंगी उसके बाद ही तो आपने प्रॉफिट निकाला होगा, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे एफएमवी उठाएं और टैक्सेबल कर दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप स्टॉक एंड ट्रेड से सामान उठा के अपने ब्लॉक ऑफ एसेट में ले गए। कम ऑन, इज इट पॉसिबल और नॉट? फिर से सुनिए मैंने क्या बोला। ऐसा भी हो सकता है कि आप स्टॉक एंड ट्रेड से सामान उठा के कहां पे ले गए बेटा? अपने ब्लॉक ऑफ एसेट में। वो भी टैक्सेबल होने वाला है क्योंकि आपने उसे कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लिया है। लेकिन इस बार आपको एक फायदा ये होगा कि जो एफएमवी आपके लिए टैक्सेबल होगी वही एफएमवी आपके ब्लॉक ऑफ एसेट में जो ऐड हो जाएगी, फिर आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। मजा आया कि नहीं आया मित्रों? कम ऑन, बहुत ही बढ़िया। अच्छा जी, तो ये हमारा सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद सर 45(3) क्या बोलते हैं? पार्टनर आ रहा है, एसेट ला रहा है, पार्टनर आ रहा है, एसेट ला रहा है। मेरे साथ बोलो, पार्टनर आ रहा है, एसेट ला रहा है। तो पार्टनर आ रहा है, एसेट ला रहा है, तो भाई सबसे पहले तो पार्टनर एसेट बेच रहा है, पार्टनर एसेट बेच रहा है, तो सर पार्टनर के हाथ में जो है टैक्सेबिलिटी निकलेगी। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी? जो भी अमाउंट फर्म रिकॉर्ड करेगी अपने बुक में, सिंपल, और कहीं कोई चेंज नहीं, सिर्फ याद रखिएगा टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर एंड full value of consideration will be the amount recorded in the books of the accounts of the firm। ओके, देन उसका पार्टनर जा रहा है, एसेट ले जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। इस केस में सर फर्म के हाथ में टैक्सेबिलिटी निकलने वाली है कि पार्टनर के हाथ में? कम ऑन, फर्म के हाथ में या पार्टनर के हाथ में? आंसर इज कम ऑन, फर्म के हाथ में। और फर्म के हाथ में निकलेगी सर, हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द रेट ऑफ ट्रांसफर विल बी कंसिडर्ड एज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, बस, नथिंग एल्स इज गोइंग टू चेंज। इजी। तो दोनों की आप लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन याद रखिएगा, इसकी भी फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन याद रखिएगा, इसकी भी फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन याद रखिएगा। आइए साहब, देन इसके बाद गाइस बाकी जो पार्ट है हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ना सेक्शन 47 के एक बार गो थ्रू कराना चाहता हूं। सेक्शन 47 किससे डील करता है? ट्रांजैक्शन विच इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। तो अगर एचयूएफ का पार्टीशन होता है, नो ट्रांसफर, नो ट्रांसफर मतलब नो कैपिटल गेन, व्हाई? बिकॉज नो 45 सबसेक्शन 1। देन गिफ्ट मिला है, विल में कुछ मिला है, इरिवोकेबल ट्रस्ट में, नो ट्रांसफर। याद रखिएगा, पोहा प्रीवियस ओनर का, कोआ भी प्रीवियस ओनर की, अगर टैक्सेबल नहीं होता है तो, राइट? याद रखिएगा, पोहा भी प्रीवियस ओनर का और कोआ भी प्रीवियस ओनर का, अगर टैक्सेबल नहीं होता है तो। अच्छा जी, देन कंपनी टू सब्सिडी को एसेट जा रहा है या सब्सिडी टू कंपनी को एसेट जा रहा है, बस जहां आ रहा है वो इंडियन होनी चाहिए, जहां आ रहा है वो क्या होनी चाहिए? इंडियन होनी चाहिए।
आई होप बात क्लियर है। कम ऑन। ओके, चलते जाओ बेटा, भी चलते जाओ। उसके बाद अमेलगमेशन हो रही है, तो भाई अमेलगमेटिंग कंपनी से अमेलगमेटेड कंपनी को कुछ जा रहा है तो वो भी सर टैक्सेबल, वो भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे। डीमर्जर के केस में रिजल्टिंग कंपनी के पास कुछ जा रहा है तो वो भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। अब मैं मान लेते हैं कंपनी में शेयर होल्डर था, डीमर्जर हुआ, अब मेरे पास सर किसी और कंपनी के भी शेयर्स आ गए, मेरे पास किसी और कंपनी के भी शेयर्स आ गए। फॉर एग्जांपल आईटीसी, आईटीसी सिगरेट बनाता है, एफएमसीजी बनाता है, आईटीसी ने मान लेते हैं डीमर्ज कर दिया सिगरेट वाले को, एफएमसीजी वाले को। मेरे पास तो आईटीसी का शेयर था, अब मेरे पास आईटीसी एफएमसीजी का भी शेयर है, आईटीसी टोबैको का भी शेयर है। तो भाई साहब, क्या मैंने कुछ दिया? नहीं। मेरे पास कुछ पैसे आए? नहीं। तो वो भी ट्रांसफर जो है नहीं माना जाएगा किसी भी हाल में। ओके। ऐसे सर अमेलगमेशन के केस में, अमेलगमेट, मेरे पास तो अमेलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स थे, अब मेरे पास अमेलगमेटेड कंपनी के शेयर्स आ गए, तो मैंने कुछ नहीं दिया, तो सर वो भी जो है हम क्या मान लेंगे, उसे भी हम ट्रांसफर जो है वो नहीं मानेंगे, ये बात याद रखिएगा। ओके, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, वो बहुत बढ़िया दुर्मिल भाई, बहुत बढ़िया। देन उसके बाद सर ये टीपू सुल्तान की तलवार आपको याद होगी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी, नेशनल आर्काइव्स, कहीं पे भी अगर आप देते हैं तो सर आपके लिए जो है कुछ भी चीज़ टैक्सेबल नहीं होगी। देन अगर आप वो हमने पहले ही पढ़ लिया, डिबेंचर को आप कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, डिबेंचर को डिबेंचर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो भी सर जो है कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है सर कोई, एज पर दी स्कीम फ्रेम बाय दी रेलेवेंट एक्ट, अगर सर वो अपनी जो है कैपिटल से ट्रांसफर करती है तो उसको भी जो है कैपिटल गेन अट्रैक्ट नहीं होगा। आइए, देन पॉइंट नंबर 12, 13, 14 एक साथ कवर करेंगे। इसमें फॉर्म टू कंपनी जा रहा है, इसमें फॉर्म टू कंपनी जा रहा है, इसमें प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनी टू एलएलपी आ रहा है, और इसके अंदर प्रोप्राइटरशिप टू कंपनी आ रहा है, राइट। अगर फॉर्म टू कंपनी जा रहा है तो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर होने चाहिए, हर पार्टनर, सारे पार्टनर्स की जो है शेयर होल्डिंग उनके कैपिटल अकाउंट के प्रोपोर्शन में रहनी चाहिए, और अलग से कोई कंसिडरेशन नहीं मिलनी चाहिए, और साथ साथ में 50% कम से कम शेयर होल्डिंग जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर के पास रहनी चाहिए 5 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन। ओके, विवेक किस बात का रिप्लाई करूं भाई मैं, विवेक बताओ मुझे, मैं चैट पढ़ूं यार, मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, वो कह रहे व्हाई नॉट रिप्लाई, व्हाई नॉट रिप्लाई, बिकॉज भाई आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, लेट मी कंप्लीट इट। और कोई क्वेश्चन आपने पूछा मुझसे मिस हो गया भाई, मैं कैसे रिप्लाई कर दूं यार, आ जाओ। अभी रिवीजन वीडियो में आपको रिप्लाई चाहिए, एनीवेज दोबारा से सुनिए, आप लोग रिप्लाई करेंगे जब मैं पूछूंगा। तो भाई फर्म अगर कंपनी में कन्वर्ट हो रही है तो ध्यान से सुनिएगा, अगर भाई फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही है तो हम लोग उसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे अगर सारे एसेट्स और लाइबिलिटी चले गए। एग्जिस्टिंग पार्टनर का जो है रेशियो मेंटेन रहना चाहिए सर, उनका जो शेयर होल्डिंग जो मिलनी चाहिए एग्जिस्टिंग रेशियो मिलनी चाहिए, कैपिटल अकाउंट रेशियो में कोई कंसिडरेशन और ना मिले, एक बात। उसके बाद शेयर होल्डिंग के पास कम से कम कितना परसेंट जो है वोटिंग पावर है, 50%, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ऐसी प्राइवेट कंपनी अगर एलपी में जा रही चली जाए, एसेट लाइबिलिटी सेम, शेयर होल्डर पार्टनर बन जाएंगे इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, कंसिडरेशन एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो मिनिमम 50% अपने पास रखना है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। अच्छा जी, उसके बाद ये एडिशनल कंडीशन है, टोटल सेल पिछले 3 साल में in any of the 3 previous year preceding the previous year in which conversion takes place does not exceed rupees 60 lakh, किसी भी एक साल में 60 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और ऐसे ही टोटल वैल्यू ऑफ एसेट in any of the 3 years preceding the previous year in which conversion takes place should not exceed कितना, 5 करोड़। ये दो एडिशनल कंडीशन याद रखिएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप टू कंपनी में अगर जा रहे हैं तो भाई एसेट लाइबिलिटी वाली कंडीशन है, शेयर होल्डिंग कम से कम 50% रहनी चाहिए 5 साल के लिए, और कंसिडरेशन में और कुछ नहीं मिलना चाहिए। देन इसके बाद गाइस 15 पॉइंट अगर आपको समझना है ना, तो मैंने अभी एक जीएसटी की अमेंडमेंट वीडियो डाली रिवर्स चार्ज की, जीएसटी की अमेंडमेंट वीडियो डाली है रिवर्स चार्ज की। भाई ये पॉइंट्स ऐसे ही हैं, थ्योरी वाले पॉइंट्स ही हैं। आपने देखिए जीएसटी की रिवर्स चार्ज की अमेंडिंग वीडियो जिसमें मैंने आपको ये लैंडिंग स्कीम के बारे में समझाया, बहुत जबरदस्त है, मुकेश अंबानी वाली, बहुत बढ़िया, वेरी गुड नवेद, तो वो जरूर देख लेना। अच्छा जी, उसके बाद रिवर्स मॉर्टगेज गाइज, ये मैं ना आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि रिवर्स मॉर्टगेज आप एक बार जो है क्वेश्चन जरूर करके जाएं, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं। तो रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम में जब आप घर गिरवी रखते हैं तो सर उसमें कुछ टैक्सेबिलिटी नहीं है, उसके बदले जब आपको कुछ पैसे मिलते हैं तो वहां पर भी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, राइट। एलिनेशन जिसे बोलते हैं, यस, इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 7 है, विदुषी बता रही हैं, तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आ रहा है सर आईपीसीसी में 56(2)(10) यानी गिफ्ट वाला सेक्शन एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है बेटा। आईपीसीसी और इंटरमीडिएट के सिलेबस में कोई भयंकर चेंज नहीं है इनकम टैक्स को लेकर, तो बिल्कुल चिंता ना करें। आइए अब फिनिश करने की तरफ चलते हैं। तो होल्डिंग टू सब्सिडी मैंने आपको बोला था कि सर कुछ भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, लेकिन उसमें कंडीशन है कि 8 साल तक जो रिसिपिएंट है उसने सर उसे अपना स्टॉक इन ट्रेड नहीं बनाना है, और 8 साल तक होल्डिंग जो है 100% होल्डिंग रहेगी, 100% होल्डिंग रहेगी, यानी सब्सिडी जो है 100% सब्सिडी रहेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो भाई साहब जो कैपिटल गेन पहले आपके एग्जाम किए गए थे वो कैपिटल गेन सर उस प्रीवियस ईयर में हम लोग टैक्सेबल कर देंगे जिस प्रीवियस ईयर में आपने इसमें से कोई भी कंडीशन तोड़ दी। ऐसी सर कंपनी और फर्म टू कंपनी, याद है आपको, प्रोवाइडरशिप टू कंपनी या फर्म टू कंपनी आप जा रहे हैं, तो आपके पास 5 साल की कंडीशन थी, अगर 5 साल तक सर आपने ऐसा नहीं माना तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जिस साल में भी आपने कंडीशन तोड़ी उस साल में सक्सेसर के हाथ में, क्योंकि प्रेडिसेसर तो बचा ही नहीं है, प्रोप्राइटरशिप तो कंपनी में कन्वर्ट हो गई, और आपकी
पार्टनरशिप हम तो कंपनी में कन्वर्ट हो गई, तो प्रेडेसेसर तो है ही नहीं, तो सक्सेसर के हाथ में हम लोग जो है कैपिटल गेन टैक्सेबल कर देंगे अगर वो 5 साल वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है तो। एंड सेम विद एलएलपी, जो हमारी अनलिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट होती है एलएलपी के अंदर, सेम सिचुएशन वहां पे है। उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, उस केस के अंदर भी हम लोग एक काम करेंगे और वो ये है कि सर हम सक्सेसर के हाथ में जो है कैपिटल गेन टैक्सेबल कर देंगे। आई होप आपको बात समझ आ गई। कम ऑन, ग्रेट। नाउ डीम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करते हैं। डीम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने आपको बता दिया कि सर ये कुछ ऐसे केसेस है जहां पे प्रीवियस ओनर की कॉस्ट जो हम लोग उठा सकते हैं, राइट। अमेलगमेशन के केस में हम लोग अभी बात करने वाले हैं, अमेलगमेशन और डीमर्जर जनरली सर प्रीवियस ओनर की कॉस्ट जो हम लोग उठा लेते हैं। इसके बाद गाइस हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ शेयर ऑफ अमेलगमेटेड कंपनी। और दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपने तो पैसे लगाए थे अमेलगमेटिंग कंपनी में, लेकिन आज आपका शेयर है अमेलगमेटेड कंपनी के, तो जो पैसा आपने अमेलगमेटिंग कंपनी में लगाया था वही आपके अमेलगमेटेड कंपनी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी, सेम को। बात करते हैं सर डीमर्जर के केस में, तो ये लीजिए आपने डीमर्जर कर, आपकी कंपनी का डीमर्जर हो गया, आपके पास एक शेयर था जो आपने 100 रुपए का लिया था, आज उस कंपनी के पास से 400 करोड़ के एसेट जा चुके हैं, टोटल उसके 1000 करोड़ के एसेट थे। तो आपकी जो डिमर्ज्ड कंपनी है, आपकी जो डिमर्ज्ड कंपनी है, अच्छा ये रिजल्टिंग कंपनी के लिए निकल जाएगा क्योंकि 400 करोड़ के एसेट जा चुके हैं, तो आपके सर उसकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी कितनी, 40, और ऑब्वियसली डीमर्ज वाले की कॉस्ट कितनी रह जाएगी, 60। बिल्कुल सिंपल। ये देखिए क्या लिखा है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपने लगाया था यानी कि 100, नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ट्रांसफर यानी कि हमने 400 रुपए के जो है हमने एसेट ट्रांसफर कर दिए थे, और नेट वर्थ ऑफ द डिमर्ज कंपनी इमीडिएटली बिफोर डिमर्जर यानी 1000 करोड़। तो भाई साहब यहाँ पे आपकी जो है डिमर्ज जो रिजल्टिंग कंपनी है उसकी को आपके पास निकल के आ गई, और जो आपकी डिमर्ज कंपनी है उसकी को सर आप बस क्या करेंगे, 100 में से इसकी रिजल्टिंग कंपनी की कोआ को माइनस करेंगे, तो डिमर्ज कंपनी की कोआ भी जो है आपके पास निकल के आ जाएगी। रेमंड और लाफार्ज का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आई होप आपको क्लियर है। कम ऑन, यस और नो, जल्दी बोलिए। तो ये था सर हमारा कैपिटल गेन्स का रिवीजन का पार्ट 1। उम्मीद से ज्यादा समय लगा क्योंकि आप लोग जब लाइव होते हैं तो काफी सारी चीजें मैं देखता भी रहता हूं, आपको बताता भी रहता हूं। आगे सर एक और पार्ट हम लोग लगाएंगे इसका, और जल्दी से जो है कैपिटल गेन को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। कैसा लगा जरा आपको ये कैपिटल गेन की रिवीजन का पार्ट 1, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में जो है लिख के बता दीजिए, और इसके बाद जो है हम लोग आपसे बात भी कर लेते हैं। आज बहुत दिन हो गए किसी से बात भी नहीं हुई है। अच्छा जी, तो काफी लोग जो है भाई कह रहे हैं हम तो चले घर। जैबा शेख, रवि सूद, आकांक्षा मल्होत्रा, आकाश गुलाटी, आप लोग जो है बोल सकते हैं अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो। हेलो। हाँ जी, कौन है भाई साहब? रवि, रवि। हेलो सर। सर मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। हाँ जी रवि जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। सर मैंने आपकी जीएसटी और इनकम टैक्स की क्लासेस ली। सर मुझे बहुत मजा आया, मेरा कॉन्सेप्ट बहुत थॉरली क्लियर हुआ है। चलो बहुत बढ़िया रवि, रिवीजन अच्छे से करो भाई, और प्रैक्टिकल यस क्वेश्चन सर। जरूर करना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर करना। यस इनकम सर। टैक्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? यस सर, वेरी ट्रू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो अब हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं जो बोल सकते हैं वो है जैबा, आकाश और आकांक्षा। हेलो सर। हाँ जी, कहाँ से आवाज आई भाई ये? सर आकाश फ्रॉम आकाश यमुनानगर गुलाटी। हरियाणा। क्या बात है, क्या बात है आकाश, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया सर, आप बताओ। बस बस बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम मौज बहार चल रही है। ये बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? सर बिल्कुल बढ़िया, जस्ट 2 दिन पहले ही रिवाइज करा था कैपिटल गेन, एक बार दोबारा हो गया आज। क्या बात है, तो इसी स्पीड से रिवाइज करो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर करना, खूब भाई यस जोर सर। लगाओ पढ़ाई लिखाई में। ये सही समय है अपने आप को ग्रूम करने का, ठीक है? यस सर, यस सर, थैंक यू सर। ओके आकाश, ओके ओके। आकांक्षा मल्होत्रा, निशांत कुमार, आप लोग अगर बोलना चाहते हैं तो प्लीज बोल दीजिए। हेलो सर। हाय आकांक्षा, कैसे हो आप, कहाँ से हो? मुंबई से सर, पहले भी मुंबई बात से। हो अच्छा, चुकी पहले भी है। हमारी बात आप हो चुकी है, क्या कैसे बात हैं? है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी चल रही हैं तैयारियां? सर चल रही है बट काफी टेंशन है एग्जाम्स को लेकर। एग्जाम्स को लेकर टेंशन मतलब बेटा, एग्जाम्स कभी भी होंगे जरूर, आप लोगों ने हार नहीं माननी, आप लोगों ने पढ़ते रहना है, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। आईएफएस की भी आएगी रिवीजन वीडियो बेटा या आईएफएस की तो नहीं पता, रेज्यूम देखो सेशन? पीजीपी के एप्लीकेशन करवाने का मतलब मुझे लगता था सबसे बड़े हैं, तो मैंने वो करवा दिया, ठीक है? अभी आईएफएस ओके का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आएगी नहीं आएगी क्या होगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके जी, लीजिए तो अब चलते हैं सर, हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट निशांत है, आकृति है, अमन है। निशांत, आकृति, अमन, आप लोग अगर बोलना चाहें तो प्लीज बोल सकते हैं। कहाँ गए भाई? निशांत, आकृति, अमन, कोई बोलना चाहता है तो और चैट में बता दो भाई कौन है जो बात करना चाहता है।
अनम्यूट करिए अपने आप को और बोलना शुरू कर दीजिए। निशांत, अमन और ज़ैबा में से अगर कोई बोलना चाहते हैं। आकृति तो बाय बाय बोल के चली गई हैं। अरे यार, यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है पार्टिसिपेंट्स को ढूंढने में। चलिए, तो आई थिंक आप लोग अब शांत रहना चाहते हैं और भाई पढ़ाई करना चाहते हैं। निशांत भाई स्मार्ट लग रहे हो, हिल स्टेशन में फोटो खिंचवा रखे तुमने। एंड अब हम लोग कब मिलेंगे? नेक्स्ट क्लास हमारी होगी सर बहुत जल्दी, 1-2 दिन में क्लास करते हैं और फिर उसके बाद मैं जाऊँगा उत्तराखंड एक और ट्रिप लगाने और वहाँ से भाई थोड़ा सा चार्ज अप हो गया हूँ आप लोगों को पढ़ाने। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे एट, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर स्टडीज़ और जीवन में आगे बढ़ते रहें। कल अजय जैन सर की एक वीडियो डाली थी, वो देखी कि नहीं देखी? जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में बता दो जल्दी से। अजय जैन सर वाली वीडियो देखी कि नहीं देखी? गजब वीडियो थी कि नहीं थी? तो भाई वो हमारे गुरु जी हैं वो। एंड उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया उनकी वीडियो को और ऐसी सारी वीडियोस को एंजॉय करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। चलिए जी, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। हाँ जी गाइज, वेलकम बैक। तो ये है कैपिटल गेन की रिवीजन का पार्ट नंबर 2 और आज हम लोग सर कैपिटल गेन को बिल्कुल खत्म कर देंगे, निस्ते नाबूद कर देंगे। हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे, किसी को याद है? 45.3 गाइज हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या? कम ऑन टेल मी, 45.3 पढ़ लिया था क्या? जल्दी बता दो मुझे। 45.3, हाँ जी 45.3 हमने पढ़ लिया था। पार्टनर आ रहा है, एसेट ला रहा है। 45.4 पढ़ लिया था, यस पार्टनर जा रहा है, एसेट ले जा रहा है। और लास्ट में जाके हमने 47 की कुछ बातें भी जो है वो पढ़ ली थी, जहां तक मुझे याद आ रही हैं। अब हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं, जरा उसके बारे में भी बातचीत आप लोग कर लीजिए मेरे साथ। और अब सर और छोटे छोटे से कुछ सेक्शंस हैं, वो हम लोग जो है वो कवर करने जा रहे हैं। आई होप आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है आप लोगों को, एक बार कंफर्म कर दीजिए आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। ग्रेट रोहित, थैंक यू वेरी मच। चलिए चलिए चलिए, तो अब हम लोग सर पढ़ना शुरू करते हैं। 45.5 से पढ़ना शुरू करेंगे। कंपलसरी एक्विजिशन, कंपलसरी एक्विजिशन बहुत आसान है सेक्शन, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे अगर कोई भी कैपिटल एसेट है वो कंपलसरी एक्वायर किया जाता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी की बात की जा रही है। याद रखिएगा, आपका ट्रांसफर हम कब मानेंगे? आपका ट्रांसफर हम मानेंगे जिस ईयर में वो कंपलसरी एक्वायर हो गया। लेकिन टैक्सेबल हम कब करेंगे? जब आपको कॉम्पनसेशन और पार्ट देयर ऑफ मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों का एसेट जो है कंपलसरी एक्वायर हुआ था 19-20 में, तो ट्रांसफर तो 19-20 में मान लिया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कब लगेगा? जब आपको कॉम्पनसेशन और पार्ट देयर ऑफ मिलेगी। याद रखिएगा, कॉम्पनसेशन और पार्ट देयर ऑफ दोनों बोल के चल रहा हूं, तो इसलिए अगर थोड़ी सी भी कॉम्पनसेशन मिल गई तो भाइयों हम लोग जो है उसको क्या कर देंगे? टैक्सेबल कर देंगे। अच्छा जी, इसके बाद अगर गाइस बात करूं मैं आप लोगों से, तो ये बात आपने ध्यान से देखनी है कि सर आप लोग जो है एनहांस कॉम्पोजिशन के लिए केस कर सकते हैं। अगर एनहांस कॉम्पोजिशन का आप लोग केस जीत गए तो एनहांस कॉम्पोजिशन कब टैक्सेबल होगी? इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। अब जितनी जितनी जब रिसीव होती जाएगी तब तब जो है वो टैक्सेबल होती जाएगी। क्या आप एनहांस कॉम्पोजिशन से कुछ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर सकते हैं? आंसर इज नो, लेकिन डेफिनेटली आप उसमें से जो है लीगल एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं। जो हमारी एनहांस कॉम्पोजिशन मिली है वो लॉन्ग टर्म होगी या शॉर्ट टर्म, ये डिपेंड करता है कि हमारी इनिशियल कॉम्पनसेशन जो है वो लॉन्ग टर्म थी या शॉर्ट टर्म। अगर हमारी इनिशियल कॉम्पनसेशन शॉर्ट टर्म थी तो वो शॉर्ट टर्म होगी, अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म होने वाली है। ये बात याद रखिएगा। इसका मुझे लगता है सर आपसे एमसीक्यू पे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरिम ऑर्डर आने पे अगर आपको कुछ भी मिलता है तो सर वो टैक्सेबल नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल सर फाइनल ऑर्डर ना आ जाए। अगर कॉम्पनसेशन रिड्यूस कर दी जाती है, मेरे साथ एक बार बोलिएगा, अगर कॉम्पनसेशन रिड्यूस कर दी जाती है तो आपके कैपिटल गेन रिकम्प्यूट होंगे और आपको टैक्सेस वापस मिल जाएंगे और आपका मतलब एक्चुअली में आपका कैपिटल गेन जो है वो इंक्रीज, आपका कैपिटल गेन जो है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा। देन उसके बाद लीगल हेयर्स के हाथ में भी सर एनहांस कॉम्पोजिशन जो है टैक्सेबल हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट से रिलेटेड, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आप में से कोई मुझे चैट बॉक्स में जरा कमेंट करके बताए कि भाई ये जो आपको इंटरेस्ट मिलता है कौन से हेड में टैक्सेबल होता है, जल्दी से बताएं। आईयूएस रिधिमा का सबसे पहले जवाब आया, यानी कि इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होता है। लेकिन एक बात और बताएं, कौन से ईयर में टैक्सेबल होता है? कौन से ईयर में? कम ऑन, कौन से ईयर में? जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में, कौन से ईयर में? इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव। वेरी गुड। क्या कोई इसमें से डिडक्शन मिलती है क्या? कम ऑन, क्या कोई इसमें से डिडक्शन मिलती है? यस सर, यस 50% की जो है इसमें से डिडक्शन मिल जाती है। मेरे हिसाब से सर ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ साथ में ये आपका जो आया था इंटरिम ऑर्डर वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अब आ जाते हैं सर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट के केस में। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट की सर समरी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? जब एसएससी है, इंडिविजुअल और एचयूएफ। और आपने क्या किया है? आपने कैपिटल गेन अराइज हुआ टू द एसएससी फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। और कैपिटल एसेट कौन सा था? लैंड, बिल्डिंग और बोथ। आई होप आपको याद है, जेडीए, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, इसे स्पेसिफाइड एग्रीमेंट भी बोला जाता है, राइट। अच्छा जी, कंसीडरेशन क्या होने वाली है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंसीडरेशन साहब इसके अंदर क्या होने वाली है? कंसीडरेशन यहां पे होगी, आपको जो भी आपका हिस्सा मिल रहा है
उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंप्लीशन सर्टिफिकेट के टाइम पे वो, प्लस अगर आपको कुछ कैश मिला है तो सर जी वो, इन दोनों चीजों को हम लोग जोड़ देंगे और आपकी क्या बन जाएगी, आपकी बन जाएगी सर यहां पे कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, याद रखिएगा। द कंसीडरेशन फॉर द एसएससी includes or consists of share in the land or building or both. The SSC has not transferred his share, ये याद रखिएगा कि सर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलने तक आपने जो है ट्रांसफर ऑफ अपना जो शेयर था वो ट्रांसफर आपने नहीं किया है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको बता दिया है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होने वाली है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, जो आपका शेयर आपको मिलने वाला है उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्लस कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कैश। यानी कि आपका जो शेयर मिल रहा था, मान लेते सर उसकी जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है एज ऑन कंप्लीशन सर्टिफिकेट डेट वो 60 करोड़ थी, तो 60 करोड़ प्लस आपको 5 करोड़ का अलग से कैश मिला है, तो 5 करोड़ यानी 65 करोड़ रुपए जो है आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगी। कैपिटल गेन कौन से ईयर में टैक्सेबल होंगे, ध्यान से सुनिएगा गाइस, कैपिटल गेन उसी ईयर में टैक्सेबल होंगे जिस ईयर में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। याद रखिएगा, जिस ईयर में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। यहां पे आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इंडेक्सेशन कब तक होगी, ध्यान से सुनिएगा। मैंने ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो है वो साइन किया, यानी कि अपने जो राइट्स है वो मैंने दे दिए 19-20 में, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलता है 25-26 में। तो इंडेक्सेशन कब तक होगी, 19-20 तक या 25-26 तक? कम ऑन नवित, वैभव, जल्दी बताएं, पहचानो कौन, जल्दी बताओ। 19-20 तक होगी, ऑल्दो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसको लेके फाइट चल रही है, लेकिन हाँ एग्जाम के लिए सर 19-20 तक जो है हम लोग इंडेक्सेशन करके चलने वाले हैं, ये बात आप याद रखिएगा। फिर बोल देता हूं ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट एनीवेज चलिए अब जरा आगे चलते हैं गाड़ी को लेके और देखने की कोशिश करते हैं इसमें और कोई पॉइंट ऐसा है क्या। नहीं सर, इसमें और भी कोई पॉइंट ऐसा नहीं है, बस एक इसके अंदर एक्सेप्शन याद रखिएगा। एक्सेप्शन ही आती है गाइस कि अगर आपने ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन से पहले आपने अपना शेयर बेच दिया, तो जिस साल में आपने अपना शेयर बेच दिया, आपके कैपिटल गेन उस साल में कंप्यूट करके हम लोग टैक्सेबल कर देंगे, राइट। चलिए जी, अब बात करते हैं सर सेक्शन 10 क्लॉज 37 की। ये आपको दिलाता है सर एग्जेम्पशन कब, जब आपके पास एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड थी और वो कंपलसरी एक्वायर कर ली गई। तो लैंड के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपकी लैंड जो है रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो वो एग्जेम्प्ट है, अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो भी एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10 क्लॉज 37 में। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को मैंने बोला एग्जेम्प्ट, क्यों बोला, मेरा मतलब क्या था वहां पे, मेरा मतलब ये था कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो बेटा, कम ऑन बोल दो, रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो बेटा, कम ऑन, वेरी गुड योगेश, वो तो भाई कैपिटल एसेट ही नहीं होती है, राइट, शाबाश। आइए अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की हम कंडीशन देखते हैं। ये जो एग्जेम्पशन मिलती है सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलती है, या ये बात आपने याद रखनी है कि सर जो आपका डेट ऑफ ट्रांसफर था उससे 2 years immediately preceding the date of transfer it must have been used for the agriculture purposes by the Hindu undivided family or the individual or his parents। अच्छा जी, देन कंपलसरी एक्विजिशन हुआ सर अंडर एनी लॉ, और ट्रांसफर कंसिडरेशन जो है वो गवर्नमेंट ने या फिर आरबीआई ने फिक्स करी है, राइट। आइए इस बार के एग्जाम के लिए गाइस मैं जो है एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं आपको, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों को याद रखना है क्या, 50B, सेक्शन 50B इस बार के एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इसको मिस नहीं करने वाले हैं। तो सेक्शन 50B किससे डील करता है, स्लम सेल से डील करता है। यहाँ पे एक दो बातें आपको और बता दूं, सेक्शन 51 हम लोग अदर सोर्सेज में पढ़ते हैं, सेक्शन 50CA भी हम लोग जो है अदर सोर्सेज में पढ़ते हैं। यहाँ पे 50C मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 50C पढ़ा चुका हूँ, 50D पढ़ा चुका हूँ, 50B पढ़ा रहा हूँ, स्लम सेल। तो स्लम सेल में क्या होता है सर, हम पूरी की पूरी अंडरटेकिंग बेचते हैं, किसी भी एसेट का पोहा नहीं निकालते अलग से, किसी भी एसेट के ऊपर कैपिटल गेन नहीं निकालते अलग से। अगर अंडरटेकिंग लॉन्ग टर्म है तो साहब हमारा कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा, अगर अंडरटेकिंग शॉर्ट टर्म है तो हमारा कैपिटल गेन जो है वो शॉर्ट टर्म होगा। इंडेक्सेशन बताओ मिलती है कि नहीं मिलती है, इंडेक्सेशन, कम ऑन, इंडेक्सेशन जो है यहाँ पे नहीं मिलती है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। अच्छा अब यहाँ पे सर हम लोग जो है कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं। अच्छा अगर आपको कोई भाई कंस्ट्रक्शन की आवाज आए तो मेरे पड़ोसी नीचे पता नहीं क्या करवा रहे हैं पिछले 5-6 दिन से, तो वो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। हाँ जी, अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपने कैपिटल गेन निकालना कैसे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर हमें पता होगा, देन हमें सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो यहाँ पे निकालनी होती है नेटवर्थ के फॉर्म में। नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स के केस में डेप्रिशिएबल एसेट है तो सर उनकी हम लोग WDV लेंगे, 35AD वाले एसेट है तो उनकी वैल्यू निल लेंगे, अदर एसेट्स के केस में जो है हम लोग बुक वैल्यू लेंगे। उसके बाद लायबिलिटीज के केस में सर हम लोग जो है बुक वैल्यू लेंगे और हमारे पास जो है नेटवर्थ आ जाएगी, यही नेटवर्थ जो है हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी और हमारा कैपिटल गेन जो है वो निकल के आ जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और किसी भी तरह की अगर कोई रीवैल्यूएशन होगी तो भाई साहब उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इग्नोर करने वाले हैं कंप्लीटली। जैसे आपकी क्रश आपको इग्नोर करती है वैसे हम लोग सर रीवैल्यूएशन को भी इग्नोर कर देंगे यहाँ पे। आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। इससे रिलेटेड गाइज मैं आप लोगों को एक खास टिप दूंगा,
प्लीज ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैंने अपनी क्लासेस में क्वेश्चन करवा रखा है कि नहीं, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। स्पेसिफिकली इसमें जो पेटेंट वाला पॉइंट आता है मित्रों, कौन सा वाला पॉइंट, पेटेंट वाला जो पॉइंट आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से करके जाइएगा। चलिए आइए अब आ जाते सर अपने एग्जामिनेशन में। बस बस कैपिटल गेन की खत्म भाई, खत्म, फिनिश। आ जाओ जी। सेक्शन 54 किस किस को एग्जामिशन मिलती है? इंडिविजुअल और एचयूएफ को एग्जामिशन मिलती है। मेरे साथ किस किस को? इंडिविजुअल और एचयूएफ को। क्या बेचना है? रेजिडेंशियल हाउस। जो बेचा वो कैसा होना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। क्या खरीदना है? रेजिडेंशियल हाउस। कब तक खरीदना है? 1 साल पहले और 2 साल तक, और कंपलसरी, और अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करता हूं तो 3 साल तक। फिर से किस किस को? इंडिविजुअल एचयूएफ को। क्या बेचना है? रेजिडेंशियल हाउस बेचना है। कैसा होना चाहिए? लॉन्ग टर्म होना चाहिए। क्या खरीदना है? एक और रेजिडेंशियल हाउस खरीदना है, इंडिया में होना चाहिए, याद रखिएगा। और कब तक खरीद सकते हैं? 1 साल पहले और 2 साल तक। कंस्ट्रक्शन कब तक करवा सकते हैं? 3 साल तक। आपको एग्जामिशन कितनी मिलने वाली है? एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। इसको समझने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने एक एसेट बेचा 100 का, कैपिटल एसेट जो है आपका रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने बेची 100 की। मैं फिगर्स छोटे ले रहा हूं जानबूझ के, और उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो निकल रही थी 70, तो आपका कैपिटल गेन था 30। अब आपने इन्वेस्ट कर दिया फॉर एग्जांपल 40, तो भाई साहब एग्जामिशन आपको मैक्सिमम 30 मिल सकती है। आपने इन्वेस्ट कर दिया 25, तो आपको एग्जामिशन मैक्सिमम 25 मिल सकती है। सो अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट और द कैपिटल गेन विच एवर इज, कम ऑन, विच एवर इज लेस। ओके अच्छा जी, उसमें आप जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको हमने एक स्टिपुलेटेड पीरियड दे रखा है कि आपने इस टाइम तक जो इन्वेस्ट करना है, 2 साल तक, या कंस्ट्रक्शन 3 साल तक। लेकिन उससे पहले जो आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट आ जाती है, तो रिटर्न फाइलिंग की डेट तक आपको जो सरकार को प्रॉमिस करना है कि मैं आने वाले 2 साल तक, यानी यहाँ डेट ऑफ ट्रांसफर है वहां से 2 साल तक, और डेट ऑफ ट्रांसफर से 3 साल तक, मैं अपनी जो वादे हैं परचेज के, कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लूंगा। और वो जो आप प्रॉमिस करेंगे गवर्नमेंट को, कैसे करेंगे? आप पैसा उठाएंगे और डिपॉजिट कर देंगे कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में। ओके, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक। तो इन शॉर्ट, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक, फॉर एग्जांपल 19-20 की बात चल रही है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक मैं यहाँ पे आपको बना के भी दिखा देता हूँ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये 19-20 था, और थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ये 19-20 था, और ये इसका जो है सर 20-21 आया। यहाँ पे सर 19-20 की ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है। तो या तो यहाँ तक आप बताई हुई जगह पे इन्वेस्ट कर दो, या फिर सर यहाँ तक अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जो है पैसा डाल दो। आपका अगर ये डेट ऑफ ट्रांसफर था, तो आपको यहाँ से मिलते हैं 2 साल, और कंस्ट्रक्शन में मिलते हैं 3 साल। तो अभी जो बीच में आपकी ड्यू डेट आ गई, या वहां तक सर या तो पैसा इन्वेस्ट कर दो, या फिर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दो। आपको दोनों के लिए जो एग्जामिशन मिल जाएगी। और अगर आपके कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में कोई पैसा अनयूटिलाइज रह गया, याद रखिएगा, मान लेते सर वो यहाँ पे आपका जो है ईयर खत्म हो रहा है, यहाँ पे आपका टाइम जो है खत्म हो रहा है, और यहाँ पे आपके पास अनयूटिलाइज्ड पैसा रह गया कुछ, तो भाई साहब इस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। कम ऑन, ये इस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चों को समझ नहीं आता है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। आप लोग या तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक इन्वेस्ट कर दीजिए, या फिर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो भाई साहब आपके कैपिटल गेन में आपको एग्जामिशन नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद आपने जब आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दिया, तो आपने उसे विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड यूटिलाइज करना है। अगर विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो जिस ईयर में आपका वो स्टिपुलेटेड पीरियड खत्म हो रहा है, उस ईयर में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। कोमल शर्मा जी समझ आया कि नहीं? भक्ति ठक्कर, वैभव लूथरा, उज्जवल गुप्ता, नवित जैन, संभावी कृष्णा, आई होप मैंने नाम सबके सही ले दिए। चलिए ग्रेट। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं गाइस। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो है 54 ईसी में एप्लीकेबल नहीं होती है, वहां वैसे ही 6 महीने का टाइम मिलता है। उसके बाद आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो नया एसेट लिया उस पर लॉक इन पीरियड है 3 साल का। जो नया एसेट लिया उस पर लॉक इन पीरियड है 3 साल का। 3 साल तक आप नए एसेट को जो है बेच नहीं सकते हैं। अगर बेच दिया तो, देखो सरकार जब बोलती है बेच नहीं सकते, तो हम बोलते अगर बेच दिया तो भाई साहब अगर बेच दिया तो क्या करेंगे? आपका जो कैपिटल गेन हमने पहले एग्जेम्प्ट किया था, उसे हम नई वाले की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिड्यूस कर देंगे। क्विक एग्जांपल देखिएगा, मैंने पुराना एसेट जो है 100 का बेचा था, 70 की उसकी गोवा आई थी, 30 का जो है कैपिटल गेन आया था। ये मेरे पड़ोसियों की ड्रिल मशीन की आवाज है, कृपा करके इग्नोर करें। ये लीजिए, तो यहाँ पे सर 30 का जो है कैपिटल गेन मेरे पास निकला था। मैंने जो है 30 लाख इन्वेस्ट करके अपना कैपिटल गेन जो है जीरो करवा लिया था। नया मकान जो है भाई, नया घर जो है वो मैंने खरीदा था, मान लेते हैं 150 का, अब ध्यान से देखिएगा, और मैंने उसे 3 साल के अंदर बेच दिया। अब मैंने उसे बेचा कितने का? 200 का। तो जब मैं उसके कैपिटल गेन निकालूंगा, तो इस 150 में से भाई साहब मैं जो है 30 माइनस कर दूंगा, यानी जो मेरे कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुए थे उन्हें मैं माइनस कर दूंगा, और ये जो 120 है अब ये मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रह जाएगी। तो कहना मैं यही चाहता था कि भाई साहब अगर आपने उसे 3 साल के अंदर बेच दिया, तो आपके जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुए थे वो नए वाले की कोआ से 150 थी, नए वाले की कोआ ऑफ न्यू, इसमें से जो है हम लोग रिड्यूस कर देंगे। ये बात समझ आई कि नहीं आई? मैं डिटेल में चला गया था समझाने के लिए आपको, जल्दी बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम ऑन, नवित, योगेश, उज्जवल, सिमरन, आकांक्षा, वैभव, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मित्रों, आ जाओ।
देन फिर एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अगर अनयूटिलाइज अमाउंट रहा तो हमने सर इस पे तो पहले ही चर्चा कर ली है। आइए एक अमेंडमेंट आई है सर इसमें फाइनेंस एक्ट 2019 से, और अमेंडमेंट क्या बोलती है कि भाई साहब अगर आपका कैपिटल गेन जो है 2 करोड़ तक का है तो आप लोग जो है 54 की एग्जाम्पशन ले सकते हैं 2 घरों के लिए। जनरली स्पीकिंग वो एक घर के लिए एप्लीकेबल थी, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2019 ने हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देते हुए कहा है कि अगर आपका कैपिटल गेन अप टू ₹2 करोड़ है तो आप लोग उसे 2 घर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आप लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार जो है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद सर आपको इसका फायदा जो है वो नहीं मिलेगा। इसके मैंने एग्जांपल आपको वीडियोस में करा दिए थे। सेक्शन 54 बी पे आते हैं। पड़ोसी फिर से शुरू हो गए हैं। ओके चलिए सेक्शन 54 बी। सेक्शन 54 बी क्या बोलता है सर? सेक्शन 54 बी बोलता है इंडिविजुअल और एचयूएफ को एग्जेम्पशन मिलेगी अगर उन्होंने क्या बेचा है, एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। याद रखिएगा, फिर से बोलता हूं, अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है बेटा, अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो क्या होगा? एक बच्चा लिख रहा है सर पड़ोसी जो है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करा रहे, क्या बात है, ये गर्वित, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है बच्चों तो ध्यान रखिएगा वो तो सर कैपिटल नहीं है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपलसरी एक्वायर है 1037। अर्बन एग्रीकल्चर कंपलसरी एक्वायर नहीं है, लेकिन सर 54 बी की कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब 54 बी की कंडीशन क्या है? ट्रांसफर हुआ है अदर देन कंपलसरी एक्विजिशन। फिर वही बात, इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलनी है तो इंडिविजुअल और एचयूएफ ने उसे कम से कम 2 साल प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर यूटिलाइज किया फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, तो सर आपको जो है यहाँ पे क्या मिल सकती है? एग्जेम्पशन मिल सकती है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। परचेज क्या करना है? परचेज करने सर आपने अनदर एग्रीकल्चर लैंड कब तक खरीदनी है? 2 साल आफ्टर द डेट ऑफ द ट्रांसफर। इसमें मैंने आपको एक टैक्स प्लानिंग सिखाई थी बड़ी जबरदस्त, याद है? लॉक इन पीरियड 3 साल का लॉक इन पीरियड है, जैसे 54 में लॉक इन पीरियड होता था। कॉन्सिक्वेंस वही है, अगर 54 वाले लॉक, अगर आपको कॉन्सिक्वेंसेस याद है, यानी कि जो कैपिटल गेन आपका पहले एग्जेम्प्ट हुआ था उसी को जो है हम लोग सर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से, नए एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से रिड्यूस कर देंगे। राइट, एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? सेम है सर, अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। कम ऑन, अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। आई होप ये बात समझ आ गई। 54 बी जो हमने रिवाइज कर दिया है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ग्रेट। प्लानिंग याद है जो क्लास में सिखाई थी? चलो जी आ जाओ, आगे चलते हैं सर। अब बात करते हैं 54 ईसी की। 54 ईसी को सर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और एक बात तांडव हो जाए, आएगा 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 आएगा, बोलो आएगा आएगा। त्रिवेदी है बेटा, त्रिवेदी। 54 ईसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सबसे पहली बात सर, किस किस एसएससी को मिल सकता है? जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। एनईएसएससी को, एनईएसएससी को मिल सकता है। क्या बेचना है सर? कुछ भी बेचो भाई। द एसेट ट्रांसफर शुड बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड बिल्डिंग और बोथ। अब कुछ भी मत बेचो, अब सिर्फ और सिर्फ क्या अमेंडमेंट आ गई, लैंड बिल्डिंग और बोथ, तभी आपको 54 ईसी जो है वो मिल पाएगा। अच्छा जी, क्या खरीदना है आपको? कम ऑन, क्या खरीदना है जल्दी बताएं, क्या खरीदना है आपको? अच्छा कब तक खरीदना है? 6 मंथ्स के अंदर अंदर खरीदना है, 6 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। और ऐसे बॉन्ड्स खरीदने विच आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years, इशूड बाय, कम ऑन, इशूड बाय व्हाट? NHAI and RECL, NHAI and RECL। अच्छा जी, उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि साहब यहाँ पे कैपिटल गेन के एग्जामिशन पे एक लिमिट है, और वो लिमिट पता है क्या है? वैसे तो अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस, लेकिन मैक्सिमम आप कितनी एग्जामिशन ले सकते हैं? इस बात को ध्यान सुनिए, 50 लाख रुपीज विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल गेन ऑफ 1 year। 19-20 में आपको जितने भी कैपिटल गेन हुए हैं आपने 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट करना है, और मैक्सिमम जो है 19-20 के कैपिटल गेन के लिए 50 लाख की एग्जामिशन ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपको फरवरी में कैपिटल गेन हुए, आपने 50 लाख मार्च में इन्वेस्ट करके 50 लाख की एग्जामिशन ले ली और 50 लाख अप्रैल में, नहीं, 19-20 के कैपिटल गेन के लिए मैक्सिमम एग्जामिशन जो है आप 50 लाख की ले सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये बात समझ आई कि नहीं आई? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ओके चलिए जी। अच्छा जी, जब उसके बाद सर हमने एक चीज और देखनी है कि भाई हमने इसको बेचना नहीं है, कब तक? 5 साल तक। को बेचना नहीं है मतलब आप इसको जो है कैश में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हैं किसी तरीके से, आप इसके अगेंस्ट लोन भी नहीं ले सकते। वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड। आप इसके अगेंस्ट लोन भी नहीं ले सकते। अगर आपने लोन ले लिया तो भी भाई साहब हम लोग आपकी जो है एग्जामिशन वापस ले लेंगे, और आपका जो भी कैपिटल गेन, यहाँ पे एग्जामिशन वापस ले लेंगे का मतलब क्या है? आपका जो भी कैपिटल गेन एग्जाम था वो हम क्या कर देंगे? टैक्सेबल कर देंगे। अभी देखिए फिर से सुनिए, जो भी कैपिटल गेन था वो टैक्सेबल कर देंगे। 54 और 54 बी में क्या हो रहा था? नए वाले की कोआ से रिड्यूस कर रहे थे एग्जामिशन को, यहाँ पे आपकी एग्जामिशन जो है उठा के हम क्या कर रहे हैं? टैक्सेबल। कम ऑन, कम ऑन गाइस, ये बात समझ आती है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी गाइस, कम ऑन, क्लियर है? जल्दी बताइए। 54 ईसी क्लियर हो गया? 54 ईसी क्लियर हो गया सबको? इसी का भाई एक भाई है, कौन सा? 54 ईई, 54 ईई। बस 54 ई में देखिएगा, 54 ई में क्या बेच सकते हैं? एनी एसेट, घर के भांडे टिंडे बर्तन कुछ भी बेचो भाई, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, स्पेसिफाइड एसेट्स खरीदने हैं, रिडीमेबल आफ्टर, अब वो भी सर कितने हो गए? कम ऑन, इसमें यूनिट्स ऑफ स्टार्टअप फंड खरीदने, रिडीमेबल आफ्टर 3 years। बाकी सारी की सारी कंडीशन जो है वो सेम है।
बाकी सारी की सारी कंडीशन जो है वो सेम है। आई होप ये बात समझ आती है। ये सब मैंने आपको उसका लॉजिक बताया था कि स्टार्टअप इंडिया को जो है प्रमोट करना है, इसलिए सर जो है यहाँ पे घर के भांडे टेंडे बर्तन वगैरह पर्सनल इफेक्ट होते हैं। हाँ कशिका ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है, मतलब समझाने के लिए मैं बोल रहा था। थैंक यू कशिका जी। चलिए, तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई पूरी मतलब जितने सीए स्टूडेंट होते हैं सबका दिमाग ऐसे ही चल रहा होता है। गर्लफ्रेंड बोल रही है मूवी दिखा दो, लड़का बोलता है डिसअलाउड अंडर सेक्शन 37। एनीवेज, चलिए पर्सनल एक्सपेंडिचर। तो अब सर बात करते हैं 54F की, जिसका सर चांसेस जो है बहुत कम है आने के, लेकिन टेढ़ा सेक्शन है। बट क्या करें सर, टेढ़ा है पर मेरा है। आइए जरा देखते हैं। तो 54F इंडिविजुअल एचयूएफ को एग्जामिशन मिलती है। फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, क्या बेचा, कुछ भी बेचा हो लॉन्ग टर्म होना चाहिए अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कुछ भी बेचा हो लॉन्ग टर्म होना चाहिए अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या खरीदना है, 1 साल पहले और 2 साल तक, मेरे साथ 1 साल पहले और 2 साल तक आपने क्या खरीद लेना है, आपने खरीद लेना है सर एक रेजिडेंशियल हाउस। कम ऑन, क्या खरीद लेना है, आपने खरीद लेना है एक रेजिडेंशियल हाउस। कंस्ट्रक्ट विद इन 3 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द, डेट ऑफ ट्रांसफर यहाँ पे आएगा डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अच्छा जी, एग्जाम्पशन के ऊपर और भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है बेटा, अगर आपके पास पहले से एक से ज्यादा मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो आप ये सेक्शन जो है उसका फायदा नहीं उठा सकते। याद कीजिए मैंने बताया था कि ये उन लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है जिनके पास या तो एक घर है या जिनके पास घर है ही नहीं। अच्छा जी, फिर उसके बाद लॉक इन भी लगाया गया। लॉक इन किस चीज पे, कि एक बार आपने नया एसेट खरीद लिया तो भाई साहब आप फिर अगले 2 साल तक जो है, जब आपके पास अगले 2 साल था या फिर 3 साल थे कंस्ट्रक्शन के केस में, तो आप लोग जो है नया कोई भी घर ना ही खरीद सकते ना ही बना सकते हैं। देखिए इस लाइन को पढ़िए, FSC should not purchase within a period of 2 years after the date of transfer of original asset or construct within a period of 3 years after the date of transfer of original asset any residential house other than a new asset। यानी कि आप मैक्सिमम एक ही घर लेने वाले हैं और उस पीरियड में आप दूसरा घर खरीद भी नहीं सकते हैं, चाहे एग्जामिशन के लिए हो या ना हो, आप दूसरा घर खरीद ही नहीं सकते हैं। अगर, अच्छा पहले तो एग्जामिशन कितनी मिलनी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी एग्जामिशन डिपेंड करती है कि आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है विद रिगार्ड टू नेट सेल कंसिडरेशन। अगर आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो नेट सेल कंसिडरेशन या उससे ज्यादा है, तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल गेन जो है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपका अमाउंट इन्वेस्टेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू नेट सेल कंसिडरेशन, देन एंटायर कैपिटल गेन विल बी एग्जेम्प्टेड। अदरवाइज क्या होने वाला है, अदरवाइज सर हम लोगों ने एक फॉर्मूला बना रखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। क्लासेस में मैंने बताया था कि भाई ये फॉर्मूला निकला कैसे है, प्रोपोर्शनेट एग्जामिशन निकली कैसे है। मैंने चीज आपको समझाई थी, यूनिटरी मेथड लगाया कि इतने रुपए के लिए इतना कैपिटल गेन है तो इतने रुपए के लिए कितना कैपिटल गेन होगा, राइट। चलिए लीजिए, नए वाले एसेट पे लॉक इन पीरियड कितना, 3 साल का। अगर सर नए वाले एसेट को आपने बेच दिया तो जो आपके कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुए थे वो हम क्या करने वाले हैं, टैक्सेबल करने वाले हैं। क्या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एप्लीकेबल है, आंसर इज यस, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो है एप्लीकेबल है। खास बात यह है, जब सर आपका स्टिपुलेटेड पीरियड ओवर हो जाएगा तो आपने ध्यान रखना है कि भाई अमाउंट टैक्सेबल कैसे निकालने वाले हैं, क्योंकि वहां पे आप जो पूरा अमाउंट पड़ा होगा आप उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एग्जामिशन प्रोपोर्शनेट मिलनी थी तो आपकी टैक्सेबिलिटी भी प्रोपोर्शनेट होगी। आई होप आपको ये बात समझ आ जाती है। हाँ जी, बात समझ आई, कम ऑन कम ऑन। पूरा अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा बेटा, प्रोपोर्शन अमाउंट टैक्सेबल होगा। ये सब चीजें मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छी तरह कवर करा रखी हैं। एक बात ये जरूर कर लीजिएगा, एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको भी, और वो बात ये है कि आपके बुक में क्वेश्चन है स्पेशल केस क्वेश्चन, इसको प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। ये बहुत गलत हो गया है, मतलब इसमें प्रिंटिंग में गलती हो गई है। आई होप आपने जो है वो इसको कट कर दिया होगा। आप में से कई लोगों ने मुझे टेलीग्राम भी किया था तो मैंने बता दिया था आप लोगों को, याद है कि नहीं, कम ऑन। और एग्जाम्पल जो है मैंने इसका कराई दिया था आप लोगों को, कौन सा वाला था जो मैंने बोला था टैक्सेबिलिटी कैसे निकलेगी। चलिए, ये सर हमारी एग्जामिशन भी कंप्लीट हो जाती है। अब सर हमारे पास जो है थोड़ा बहुत टैक्स रिलेटेड बातें बचती हैं, उसको जल्दी से यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो 111A, 112 और 112 है, ये 3 सेक्शन है। 111A किससे डील करता है, टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन सर्टेन केसेस। अब वो सर्टेन केसेस कौन से हैं साहब, जब आप लोग इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं उस पर एसटीटी पे करते हैं, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होता है और उस पर अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपका टैक्स का रेट कितना होता है, कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ चैट में कितना होता है। 15% का उसके ऊपर जो है टैक्स रेट होता है। क्या आपको 111A से डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से मिल जाती है, जल्दी बताइए। नहीं मिलती हैं, वेरी गुड। फिर से पूछता हूं एक बढ़िया क्वेश्चन, क्या आपको अनएग्जॉस्टेड स्लैब लिमिट का बेनिफिट मिलता है, ये चीजें ध्यान रखनी है। अनएग्जॉस्टेड स्लैब लिमिट का बेनिफिट मिलता है, यस, लेकिन रेजिडेंट्स को मिलता है, नॉन रेजिडेंट्स को नहीं मिलता है। फिर से बोल रहा हूं, रेजिडेंट्स को मिलता है, नॉन रेजिडेंट्स को नहीं मिलता है। इंडिविजुअल एचयूएफ बीइंग रेजिडेंट, इन लोगों को अनएग्जॉस्टेड स्लैब लिमिट का बेनिफिट जो है वो मिल जाता है, अदरवाइज जो है वो नहीं मिलता है। अच्छा जी, देन एक सर एसटीटी की एक्सेप्शन है, और भी एक्सेप्शन हो सकती है, हमने ये पढ़ के जानी है। अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे आपने ट्रांजैक्शन करी है तो एसटीडी पेड नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए सर, देन 112, इस पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। 112
112A को छोड़ के सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे आपके लिए, इंटरमीडिएट वालों के लिए 20% का टैक्स होता है, अनएग्जॉस्टेड स्लैब लिमिट का बेनिफिट मिलता है, और साथ साथ में याद रखेंगे कि साहब आपको इसमें से डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से जो है वो अलाउड नहीं होती है। 3 बातें, टैक्स रेट 20%, अनएग्जॉस्टेड स्लैब लिमिट का बेनिफिट इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट है तो मिलेगा, और साथ साथ में चैप्टर 6 की डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेंगी। इसके बेटा ये मैं जितना भी पढ़ा लूं, लेकिन जब तक आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। मैंने आपको बहुत अच्छे से भर भर के एग्जांपल्स कराए इसके क्लास में, अगर आपको याद हो तो कम ऑन, और प्लीज उसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। ये क्वेश्चन जो है ना आपकी टोटल इनकम का क्वेश्चन गलत करा सकता है, ये कॉन्सेप्ट आपकी टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट जो है वो गलत करा सकता है, क्वेश्चन गलत करा सकता है, तो इसलिए प्लीज को छोड़िएगा मत। आइए देन 112A सुपरस्टार। सर सुपरस्टार है, एग्जाम में आने के भयंकर चांसेस हैं, नया नया सेक्शन है, जरा ध्यान से समझिएगा। तो 112A बोलता है कि साहब इक्विटी शेयर्स हैं, एसटीटी पेड है, लॉन्ग टर्म है, तो टैक्स का रेट रहेगा 10%, लेकिन 10% टैक्स लगाने से पहले 1 लाख तक हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे। अप टू ₹1 लाख देयर विल बी नो टैक्स, आफ्टर 1 लाख देयर विल बी अ टैक्स एट द रेट ऑफ 10% इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स, जहां पे एसटीटी पेड है, और सर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का अगर केस है तो। बिजनेस ट्रस्ट पे आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आई होप यहां तक बात समझ आ गई है, जल्दी बताइए। ओके अच्छा जी, फिर वो आईएफएससी वाली बात यहाँ पे भी एप्लीकेबल है क्या? बिल्कुल एप्लीकेबल है सर, वहां पे एसटीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या अनएग्जॉस्टेड स्लैब लिमिट का बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज यस, बिल्कुल 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 मिलेगा, रेजिडेंट, इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से मिल सकती है क्या? आंसर इज अ बिग नो, चैप्टर 6 की डिडक्शन इसमें से नहीं मिलती है। 87A की रिबेट मिल सकती है? आंसर इज अ बिग नो। चलिए बात कर लेते हैं अदर इश्यूज रिलेटेड टू 112A। तो 112A में आपको जो एक स्पेशल मेथड दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है आपने कैसे निकालनी है, ये उन्हीं शेयर्स के लिए एप्लीकेबल है जो आपने एक्वायर करे हैं ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018। याद रखिएगा, ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018। क्लास में मैंने आपको एक खास चीज बताई थी कि भाई ये सेक्शन जो है एप्लीकेबल कब से, उसका भी ध्यान रखिएगा। खैर एनीवेज, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स व्हिच आर एक्वायर्ड ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018, 31 जनवरी 2018, वो हम कैसे निकालने वाले हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको बोला गया कि सर उनकी कॉस्ट होगी एक्चुअल कॉस्ट, ओके, लेकिन इफ द एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट आपकी फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, मान लेते हैं आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं बल्कि नीचे से, तो हमने एक इक्विटी शेयर एक्वायर किया था 100 रुपए का, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 200, तो यहाँ पे आपकी जो है ये एक्चुअल कॉस्ट हो गई, और ये हो गई आपकी फेयर मार्केट वैल्यू। तो अब देखिए क्या बोलते हैं, इफ द एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट एज ऑन 31 जनवरी 2018, द फेयर मार्केट वैल्यू विल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो अगर हम इतना ही पढ़ें तो हमें ये समझ आता है जी, एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू हम निकाल लेंगे कब की, 31 जनवरी 2018 की, विच एवर इज हायर विल बिकम योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन अच्छा ये सब क्यों किया है? ग्रैंडफादरिंग क्लॉज, आई होप आपको मैंने याद है, आपको क्लास में समझाया गया था कि भाई हम लोग बेसिकली 31 जनवरी 2018 तक के गेन को एग्जेम्प्ट कराना चाहते हैं, और वो तभी तो एग्जेम्प्ट होगा जब सर हमारी एफएमवी को एज ऑन 31/1/2018 हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान सकते हैं, जब हमारे पास वो ऑप्शन होगा। अच्छा यहां तक इतना बोल के ये शांत नहीं हुए, इसके बाद भी इन्हें लगता था कि कुछ और चीजें हैं जो डालनी चाहिए, और आगे इन्होंने बोला कि भाई साहब अगर आपकी जो अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, फुल वैल्यू जो आपको मिल रही है उसे बेचने पे, वो अगर कम हो जाती है फेयर मार्केट वैल्यू से, राइट, हमारे एग्जांपल में हम लोग चलते हैं, हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है, मान लो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गई मेरी 150 रुपीज, अगर आ जाती तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट 100 थी, एफएमवी 200 थी, मैंने बोला जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 200 ले लूंगा, लेकिन अगर मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेते हैं वो आ गई 150 मतलब लेस देन दी फेयर मार्केट वैल्यू, तो उस केस में हम क्या करते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और द एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर, हमारे एग्जांपल में 150 और 100 विच एवर इज हायर विल बी डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर हम उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना देंगे जो भी इन दोनों में से हायर आएगा। इन दोनों में से मतलब अगर ये सिचुएशन बन गई तो हम लोग देखेंगे एक्चुअल कॉस्ट और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज हायर विल बिकम अवर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये बात मैंने नीचे एग्जांपल के थ्रू जो है समझा रखी है। जैसे कि पहला एग्जांपल देखते हैं, पहले एग्जांपल में एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 100 है, एफएमवी जो है वो 200 है, तो अभी तक तो लगता है जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 200 हो गई, लेकिन हमें सेल प्राइस देखना जरूरी है, वो है 250। तो मैं आपसे पूछता हूं क्या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू है? आंसर इज नो। तो इस केस में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो 200 रहेगी, हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है वो 250 रहेगा, और 250 माइनस 200 यानी 50 रुपए का हम लोग कैपिटल गेन निकाल के टैक्सेबल जो है वो कर देंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
इक्विटी शेयर इज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2017 एट ₹100। ये हो गई साहब इसकी एक्चुअल कॉस्ट। फेयर मार्केट वैल्यू 200। ठीक है जी, फेयर मार्केट वैल्यू। अब अभी तक इतना पढ़ के तो ये समझ आता है कि सर यही क्या बन जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर हमें देखना बेचा कितने का। ओहो, बेचा है ₹150 का। यानी कि इस केस में मैं बोल सकता हूं माय फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज लेस देन दी फेयर मार्केट वैल्यू। और जैसे ही ये लग जाएगा तो अब मेरी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी, बल्कि डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी, वो आएगी एक्चुअल कॉस्ट और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। तो एक्चुअल कॉस्ट है मेरी 100 और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है मेरी 150, विच एवर इज हायर कर दूंगा। दैट इज 150 की जो है मेरी क्या आ जाएगी, 150 की मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन भी मेरी 150 है और मेरी कॉस्ट भी 150 है, तो मेरा कैपिटल गेन कितना हो जाएगा, निल। तो ये लॉजिक्स मैंने आपको सारे क्लास में बता दिए थे। यहाँ पे आके मैंने आपको जो है रिवीजन बहुत अच्छे से अब इसकी करा दी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात भी जो है समझ आ गई है। बाकी के 2 एग्जांपल्स आप लोग कर सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक स्पेशल केस आपको करा रहा हूं बोनस शेयर्स का। तो बोनस शेयर्स के केस में जरा देखिए, अगर आपको बोनस शेयर्स मिले हैं 1/4/2001 के बाद, तो उसके उसके ऊपर आपके पास एफएमवी लेने का ऑप्शन नहीं होता था। अगर 1/4/2001 से पहले मिले तो जो जैसे नॉर्मल हम लोग करते थे अपने किसके अंदर, नॉर्मल हम लोग जैसे अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते थे, कैसे निकालते थे कि भैया एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज, कम ऑन, विच एवर इज हायर कर देते थे। लेकिन 1/4/2001 के बाद हमारे पास इसका मौका नहीं होता था। अब बोनस शेयर्स के लिए भी ध्यान सुनिए कि अगर बोनस शेयर्स आपको 31 जनवरी 2018 से पहले मिले हुए हैं, फिर से रिपीट करता हूं, 31 जनवरी 2018 से पहले अगर मिले हुए हैं, तो भाई साहब आपके पास जो 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू है वो लेने का ऑप्शन है बोनस शेयर्स के केस में भी। देखिए, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बोनस शेयर एज ऑन 31 मार्च 2018 कैन बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड हेंस द गेन एक्रूड अप टू 31 जनवरी 2018 विल कंटिन्यू टू बी एग्जेम्प्ट। तो बेसिकली आपको मिला था जीरो में, फेयर मार्केट वैल्यू चल रही थी आपकी 200। आपने अब आप कुछ भी कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपने अब इसको बेच दिया 250 का, तो अब क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो 200 आ गई, तो 250 माइनस 200 कर देंगे। अच्छा, अगर मेरी फेयर मार्केट वैल्यू 150 हो जाती यहाँ पे, तो मैं क्या बोलता, फिर वही बोलता माय फेयर मार्केट वैल्यू इज लेस, सॉरी माय, एक मिनट, मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है, आजा भाई पापी, हाँ जी, मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है वो अगर 150 होती तो मैं क्या बोलता, मैं बोलता माय फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज लेस देन व्हाट, फेयर मार्केट वैल्यू। एंड देयरफॉर मेरी सर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, रिडीम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो क्या होगी, एक्चुअल कॉस्ट और द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। एक्चुअल कॉस्ट 0 हो जाती है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 150 हो जाती, तो बोनस शेयर की कॉस्ट जो है वो कितने निकल के आ जाती, 150 निकल के आ जाती, और मेरा कैपिटल गेन जो है वो 0 हो जाता। राइट गाइज, इसके बाद कुछ आती हैं सरचार्ज वाली बातें। सरचार्ज वाली बातों के लिए मैंने अलग से एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको दे रखी है। प्लीज उस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, आपका सरचार्ज वाला कॉन्सेप्ट भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ हमारा कैपिटल गेन का पूरा चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक बात बस आपको ये बोलना चाहूंगा, देखो मित्रों, सुनो मेरी बातों को ध्यान से, हाँ, कि भाई पीजीबी कैपिटल गेन मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि सर आपको आपके साथ कोई और चैप्टर उठा लूं, लेकिन सैलरी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं, सैलरी की रिवीजन वाली वीडियो, क्योंकि उसमें सिर्फ एक शायद वो एग्जामिशन वाली अमेंडमेंट है, वो आप लोग अब कवर कर सकते हैं। जो सॉरी डिडक्शन वाली अमेंडमेंट है, डिडक्शन जो है पहले 40,000 होती थी, अब 50,000 होती है। बाकी सारी चीजें जो है वो सेम है। तो प्लीज एक बार जाके सैलरी की रिवीजन वीडियो वहां से कवर कर लीजिए। रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिक्स में पहले रिवाइज करा चुका हूं, पीजीपी कैपिटल गेन रिवाइज हो चुका है। अब बच जाता है हमारे पास मेजरली जो मुझे कराने का मन है, शायद मैं डिडक्शन या टीडीएस के कुछ सेक्शन उठा के आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर कर दूंगा, शॉर्ट वीडियोस बना के, ताकि आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर होके जा पाएं। चलिए जी, ओके गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस। इफ यू एंजॉयड दिस, प्लीज डू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, और कमेंट अपना फीडबैक जरूर 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 शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। अपने घर वालों की हेल्थ का भी ध्यान रखें। बाय बाय।